हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, आपको जैसा कि पता है कि हम लोग यहाँ एमएड सेकंड सेमेस्टर के लिए देख रहे हैं और सेकंड सेमेस्टर में हम लोगों ने जो पेपर 202 है, यानी कि ये वाला पेपर जो है, इसके हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली थी, है ना, 2 यूनिट। और ये वीडियो आपके पास कल ही आ जाती, लेकिन कल इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि नेट बिल्कुल ख़त्म हो गया, चला ही नहीं फिर। उस एक वीडियो ने 3 GB डाटा फूँक दिया पूरा, तो इसलिए नहीं आ पाई कोई वीडियो आपके पास। तो अभी ये जो वीडियो आपके पास आएगी इसमें 3, 4 और 5 ये तीनों यूनिट इसमें होंगी, ठीक है। और यदि आपने इसको पढ़ लिया सही से तो आपका सेकंड पेपर अच्छा हो जाएगा। आपने इससे पहले वाली वीडियो देख ही ली है फर्स्ट और सेकंड यूनिट की। इसमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 3 यूनिट हैं जो हम लोग अभी कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे पेपर 201 किसका, एमएड मतलब MD 201, यानी कि एमएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए हम लोग देख रहे हैं। पेपर 201 कल से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको बने रहना है, ध्यान रखना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। यदि आपने यहाँ ठीक से ध्यान लगा लिया तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ना आपको पड़ेगा। ओके, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो क्योंकि हमको थोड़ा अच्छा लगता है यदि आप करते हो तो हमारी मेहनत, लगता है कि हमने मेहनत की, उस पर थोड़ा सा हमें खुशी होती है कि चलो हमने मेहनत की तो सामने वाले बंदे को हमारी मेहनत का थोड़ा सा तो लग रहा है कि हाँ इसने मेहनत की है, ठीक है। और आप करोगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करोगे तो थोड़ा हमको ठीक लग जाएगा, बस इतना है, हाँ। और इसलिए आप कीजिएगा क्योंकि लाइक करने में कुछ अपना जाता तो है नहीं ना। यहाँ तो अपना देखो नेट वेट सब खत्म होता है, टाइम भी बहुत लगता है, सब कुछ होता है ना, किसके लिए, केवल आपके लिए। इसलिए विशेष ध्यान रखिए, हमको भी आप खुश रखिए और हम आपको खुश रखेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि आपके पास वो मटेरियल पहुंचाऊं जिससे आपका पेपर क्लियर हो जाए, आपको कोई दिक्कत कहीं ना आए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पेपर 201 एमएड सेकंड सेमेस्टर के लिए, और पेपर इसके यूनिट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों यूनिट देखेंगे हम लोग। देखिए, ये थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट का नाम है शिक्षा एवं परिवार, शिक्षा एवं समुदाय, समुदाय विद्यालय का संप्रत्यय, ठीक है। ये है इसकी यूनिट, अध्याय 6 ये हम देख रहे हैं। तो अब सबसे पहले याद कि परिवार किसे कहते हैं, परिवार का मतलब क्या है। तो भैया परिवार में आप सब, हम सब जब से पैदा हुआ तब से परिवार में ही रह रहे हैं। परिवार एक ऐसी जगह है, परिवार में यूँ तो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से लोग इसका डिस्क्राइब करेंगे इसे अपने अपने हिसाब से, बहुत विद्वानों ने अपने हिसाब से कहा, लेकिन हम लोग यदि अपने मन से बोलना चाहते तो परिवार एक ऐसी जगह है जहाँ हम लोग खुलकर जीते हैं। परिवार एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चा पैदा होता है और उसके आत्मिक संबंध बन जाते हैं, उसके रक्त से संबंधित, उससे रिलेटेड जितने लोग रहते हैं वहाँ, मतलब उसकी आत्मिक भावनाओं से जुड़ जाती है उन लोगों से जहाँ वो रह रहा है, साथ साथ जिनसे रक्त संबंध है अपना, तो वो परिवार में आते हैं। हमारे चारों ओर का वो एरिया, जब बच्चा पैदा होता है उसके चारों का जो वो एरिया जिनसे उसका रक्त संबंध है और जिनसे उसका रक्त संबंध के साथ साथ आत्मिक संबंध भी बन जाता है, मतलब खुशी होती है। परिवार के लोग खुश रहें तो खुद को खुशी होती है, तो उसे कहते हैं परिवार, जो मरने मिटने के लिए एक दूसरे के ऊपर न्यौछावर होने के लिए हर वक्त तैयार रहे। दुनिया कितना भी आपके लिए बुरा बोल जाए लेकिन परिवार आपके लिए कभी ना बोले, उसे कहते हैं आपका परिवार, ठीक है। तो ये सारी बात परिवार के लिए है। लेकिन देखो, परिवार में रहकर बच्चा चलना, बैठना, उठना, सीखना, सारी चीज़ सीखता है, सब कुछ, चलना फिरना, बोलना, वस्त्र पहनना, सारी चीज़ सीखता है ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि परिवार क्या है, परिवार समाज का एक छोटा रूप है, ठीक है। समाज का एक छोटा रूप है परिवार, क्योंकि बच्चे का जो परवरिश होती है ना परिवार में होती है, और परिवार समाज की एक छोटी सी इकाई है। इस छोटी इकाई में बच्चा चलना फिरना, दौड़ना भागना, सारी चीज़ें सीखता है। तो आप इस तरह से परिवार में लिख सकते हो, परिवार के बारे में लिख सकते हो। और परिवार को ही बालक की पहली पाठशाला कहा जाता है, ठीक है। परिवार क्या है, समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार को ही बालक की पहली पाठशाला कहा जाता है क्योंकि इसमें ही सबसे पहले बालक अपने नैतिक गुणों का, अपने आत्मिक गुणों का, अपने व्यवहार का विकास करता है इसमें। ओके, तो आप परिवार के बारे में इस तरह से लिख सकते हो। बाकी इन लोगों ने जो क्या क्या कहा इसके हिसाब में आप पढ़ लेना, है ना। तो देखिए, फैमिली जो है, परिवार को इंग्लिश में फैमिली बोलते हैं। जो फैमिली शब्द है ना, उसकी उत्पत्ति हुई किससे, फैमुलस से। किससे हुई, फैमुलस से। और जो फैमुलस शब्द का अर्थ होता है वो होता है सर्वेंट, यानी कि नौकर, अर्थात ऐसी संस्था जो सेवा या नौकरी का कार्य करती है। अब देखो, परिवार में सेवा या नौकरी का होती है, लेकिन हाँ कहते हैं बिना पैसे की सेवा है। माँ पूरा दिन एक पैर पर खड़े होकर आपके लिए इतना मेहनत करती है बिना पैसे के, पूरा दिन करती है ना,
तो भाई सेवा कर रही है वो आपकी। लेकिन आप फिर बड़े होकर बदतमीजी कर जाओ उससे, तो आपसे ज़्यादा बुरा को तो कोई है नहीं सकता ना, कोई हो ही नहीं सकता आपसे बुरा। जितना काम घर के लोग कर देते हैं बिना पैसे के ही, उतना आप बाहर के किसी से करवाओ, हर चीज़ का पैसा लेगा वो। तो भैया इसी का नाम तो फैमिली है, जहाँ निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा में लोग समर्पित रहें, उसी को तो फैमिली कहते हैं। ठीक है, तो फैमिली का अर्थ ये सब हुआ। ओके, आगे चलिए। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 3 यूनिट हैं, बहुत बड़ी यूनिट है, लेकिन यहाँ 3-4 घंटे हम नहीं लगाएंगे क्योंकि नेट बिल्कुल नहीं रह पाता है। और इसमें नेट ये देखिए वीडियो हम 9:16 पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, 9:15 बजे से स्टार्ट किया है रिकॉर्ड करना, 9:10 से। अब देखते हैं कितने बजे तक आपके पास पहुँचती है। ठीक है, तो आप ये देखिए। अब यहाँ पर परिवार के बारे में मैकाइवर और पेज ने, क्लियर ने, बर्गेस और लॉक ने, इन्होंने अपने अपने हिसाब से बात कह दी। क्लियर बोलते हैं कि परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता तथा उसकी संतानों के बीच पाई जाती है। ठीक है, तो इन्होंने क्लियर ने फैमिली की परिभाषा क्या दी, उन्होंने कहा परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता तथा उनकी संतानों के बीच में पाई जाती है। देखो ये जो परिभाषा उन्होंने दी है, तुमको याद नहीं तो लिख देना, नहीं तो आप भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, आप भी बहुत बड़े दार्शनिक भी हो, बहुत बड़े फिलोसफर भी हो, बहुत बड़े होशियार भी हो, आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो लगता है कि यहाँ परिभाषा ऐसी होनी चाहिए तो वैसी परिभाषा लिखना। ठीक है, और परिवार से आपका कैसे जुड़ाव है, क्या विशेषताएं क्या क्या होती है परिवार की। अरे हर वक्त जो आपके लिए मर मिटे वो आपका परिवार है। जहाँ बच्चा चलना फिरना सारी चीज़ सीखता है वो परिवार है। जहाँ कर्तव्य, प्रेम, सहानुभूति, परोपकार, कर्तव्य भावना सारी चीज़ सीखे जाते हैं, आज्ञा पालन सब चीज़ सीखा जाता है, वो परिवार है। जहाँ मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास होता है वो परिवार है। ठीक है, तो परिवार की विशेषता है। अब परिवार के शिक्षा संबंधी कार्य क्या क्या होते हैं, आपको पता है परिवार में बच्चा सबसे पहले सीखता है ना, क्योंकि परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला कहलाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप कि बालक की शिक्षा का प्रथम स्थान है क्या, परिवार। अब परिवार में जब शिक्षा सीखता है तो भैया बालक का सर्वांगीण विकास भी परिवार में होता है। हर तरह से खाना पीना उठना बैठना सब कुछ वहीं होता है, तो उसका शारीरिक विकास भी होता है परिवार में। तो शारीरिक विकास में सहयोग। ओके, स्क्रीनशॉट लेते आओ और पढ़ते आओ आगे। ठीक है, इसको पूरा पढ़ो फिर आगे चलते हैं। चलिए ये देखिए और क्या क्या होता है परिवार में। सारी हेडिंग जो इतनी सिंपल हैं कि आप आराम से पढ़ लोगे, क्योंकि आप परिवार में ही रहते हो, आपको हर चीज़ की आराम से इसमें पता है डेफिनेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये जितनी भी हेडिंग यहाँ पर हमने हाईलाइट की हुई हैं बिल्कुल सिंपल हैं कि परिवार में रहकर बच्चों की रुचियों को प्रोत्साहित किया जाता है। कोई बच्चा कहता है कि माँ मुझको तो रनिंग में पार्टिसिपेट करना है, या मुझे तो वॉलीबॉल खेलना है, या मुझे तो क्रिकेट खेलना है, तो माँ बाप तुरंत कहते हैं ठीक है बेटा ठीक है तुम करो और हम तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। तो बच्चों की रुचियों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट हो वो कार्य कराया जाता है, लेकिन साथ ही साथ नैतिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कुछ गलत ना कर बैठे वो, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। ये ऊपर से नीचे तक जितनी भी हेडिंग्स हैं ये आप पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल है। परिवार में आप रहते हो, कुछ भी सिखाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ें हम लोग। ओके, अच्छा इसमें ये की हेडिंग है संवेगात्मक संतुलन का प्रशिक्षण। ये जो है ये देखिए, जब व्यक्ति को बहुत सारा गुस्सा आए या बहुत सारा प्रेम करने का मन करे या ईर्ष्या हो या कुछ हो, तो इन सारी चीज़ों को भी परिवार सिखाता है कि बेटा ये सब नहीं करना है, तुम्हें अपने भाई को देखकर, बहन को देखकर उनसे क्रोध नहीं करना है, या फिर किसी बाहर आए हुए व्यक्ति को देखकर ये नहीं कहता कितना गंदा है, ये सब नहीं बोलना, ये गलत बात है ना। तो संवेगात्मक संतुलन का प्रशिक्षण भी घर में रख दिया जाता है। ठीक है, सारी चीज़ दी जाती है घर में रहकर। तो ये सारे आप पॉइंट्स आराम से लिख सकते हो, जरूरी नहीं है सारे पॉइंट्स रखो, आपको जो भी याद रहे और आप परिवार में रहकर जो भी सीख रहे हो या सीखा है आपने वो सब आप ये लिख सकते हो। ओके, चलिए ये देखिए परिवार को प्रभावशाली साधन बनाने के उपाय। परिवार वैसे तो प्रभावशाली होता ही होता है, लेकिन कुछ परिवारों में बड़ा ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, रोज़ आए दिन उल्टी सीधी गालियाँ होती हैं, तो बच्चों पर उनका असर पड़ता है। इसलिए कहते हैं बच्चों के सामने लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। बच्चों के सामने ऐसा प्रभावशाली वातावरण आप बनाकर तैयार करो जिससे बच्चा आनंद के साथ वहाँ खेल सके, उचित व्यवस्था रख सके अपनी, और आराम से जीवन यापन करे कि हाँ मेरा परिवार बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। वंशानुक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले माता पिता को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, फिर निरक्षरता समाप्त कर जानी चाहिए। यानी कि पढ़े लिखे जो माँ बाप होंगे ना वो बच्चों को अच्छा रख पाएंगे, ज़्यादा अच्छी तरह से रख पाएंगे, समझ पाएंगे। हालांकि माँ बाप चाहे अनपढ़ भी हो ना तो भी अपने बच्चों को जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन पढ़े लिखे जो होंगे वो सबसे पहली बात वो ज़्यादा संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे, लिमिट से करेंगे, टाइमली करेंगे,
है ना, और प्लस उन्हें बच्चों को पढ़ा भी पाएंगे वो। इसलिए हर एक के लिए साक्षरता बहुत ज़रूरी है। तो आपको यदि परिवार को प्रभावशाली बनाना है तो सबसे पहले वंशानुक्रम को प्रभावशाली बनाना पड़ेगा। माता पिता को प्रशिक्षित किया जाए कि आपको कितने बच्चे कर रहे हैं, कैसे रखना है, जन्म दर को बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है कि आप जनसंख्या बढ़ाते चले, और सारी चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। और क्या, परिवार का नैतिक वातावरण अच्छा हो, बौद्धिक विकास के लिए उचित वातावरण हो, बच्चा एकदम खुलकर जी पाए, हर तरह से अपना जो सोच रहा है वो कर पाए, ठीक है। उचित सामाजिक वातावरण, सौंदर्यकरण वातावरण को अच्छा बनाए रखना। सौंदर्यकरण वातावरण का मतलब क्या है? मतलब बच्चे के अंदर अनेक प्रकार की रचनात्मक क्रियाएं होती हैं जिनको वो कब निकाल पाता है, जब वो खुलकर जीता है। तो आपको परिवार में ऐसा माहौल देना है कि बच्चा खुलकर जिए और उसके अंदर जितनी क्रिएटिविटी है वो उन्हें बाहर निकाले और कुछ ना कुछ नया करता रहे। बच्चे का जहाँ रूम हो ना, या आपके घर में जो भी रूम हो, बच्चा जहाँ जहाँ खेलता हो, वहाँ ऐसे ऐसे चित्र लगाओ जिससे देखकर बच्चा खुश हो, उसकी जिज्ञासा पैदा हो उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसा वातावरण आपको बनाकर तैयार करना है। तो इस तरह से आप अपना ये परिवार के बारे में पूरा लेख यहाँ तक लिख सकते हो आराम से, ओके। अब देखिए, अब दूसरा है विद्यालय से आप क्या समझते हो। अब भैया विद्यालय की बात आ गई। परिवार के बाद दूसरी जो पाठशाला होती है वो विद्यालय होती है बच्चे की, है ना। अब लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसमें कहा कि विद्यालय जो शब्द है ना, विद्यालय का इंग्लिश में विद्यालय को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। और स्कूल जो शब्द है वो एक ग्रीक नाम का शब्द है, मतलब ग्रीक भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है। और जो ग्रीक शब्द है उसका नाम है स्कूल। क्या नाम है? स्कूल, SKHOLE। स्कूल शब्द ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और इस ग्रीक भाषा के शब्द से स्कूल बना है, जिसका मतलब है अवकाश, यानी कि छुट्टी। इसका मतलब है छुट्टी। अर्थात क्या है? प्राचीन यूनान में इन अवकाश के स्थानों को विद्यालय के नाम से पुकारा जाता था। कहाँ से? यूनान में पुकारा जाता था विद्यालयों को अवकाश के नाम से, स्कूल के नाम से। अवकाश का अर्थ क्या होता है? अवकाश करता है आत्मविश्वास, शिक्षा, ठीक है। ये इसका अर्थ है आत्मविश्वास या शिक्षा। कालांतर में वह स्थान जहाँ अध्यापकों द्वारा निश्चित समय में पढ़ाने का कार्य होने लगा, विद्यालय कहलाया। यानी पहले तो इस स्कूल को क्या बोलते थे कि ये है आत्मविकास का स्थान है, या फिर ये अवकाश का स्थान है, या फिर इसको स्कूल बोलते थे। लेकिन जैसे समय बढ़ता चला गया तो अब विद्यालय को एक नया नाम दे दिया गया कि जहाँ अध्यापकों द्वारा निश्चित समय में पढ़ाने का कार्य होता है। निश्चित समय में तो पढ़ाते हैं कि भैया आपका मई तक पढ़ाएंगे, फिर जून जुलाई की आपको छुट्टी हो जाएंगी, हाँ, अप्रैल तक पढ़ाएंगे, फिर मई जून की छुट्टी हो जाएंगी, फिर आप जुलाई में फिर आना, यही तो होता है। तो यहाँ इस तरह से बताया गया है, ठीक है। विद्यालय क्या है आप समझ गए। विद्यालय परिवार के बाद जो दूसरी बालक के लिए दूसरी पाठशाला है वो विद्यालय है, जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है, जिसमें बालक एक समाज में बैठता है, हर प्रकार के बालक के साथ मिलता है, और उस बच्चे का फिर सबके साथ मिलने से विकास होता है, उसकी मानसिकता में तरक्की होती है, ठीक है। तो आप ये सब लिख सकते हो। अच्छा, विद्यालय की परिभाषा बहुत लोगों ने अपने हिसाब से लिखी, या जॉन डीवी ने लिखी, तो इनके शब्दों में आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत हो जाता है इसलिए आगे बढ़ते चलाते हैं, बड़ी यूनिट है वैसे भी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये सब परिभाषा दे रखी है, आप परिभाषा लिख लेना। अब देखो, ये परिभाषा में से आप जो भी करना चाहें वो सब लिख लेना, ठीक है। हमने हाईलाइट कर दिया है, हमको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगी तो हमने कुछ बात ज़्यादा नहीं किया, ओके। और ये विद्यालय जो होता है ना, ये विशिष्ट व्यक्तित्व के लिए आध्यात्मिक संगठन है ना, और ये इसमें सामूहिक गतिशीलता होती है, ओके। अब देखिए, विद्यालय का शैक्षिक उत्तरदायित्व एवं कार्य और विकास महत्व, ये देखिए ये तो इसमें बस शैक्षिक उत्तरदायित्व क्या है? ये बच्चों का शारीरिक विकास करता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है। विद्यालय में ये सब आप लिख सकते हो आराम से, ओके। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ें जल्दी से। चलिए, इनको पढ़ लोगे आप, एक एक बार पढ़ लोगे, अपने आप क्लियर आ जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, सच बताओ तुम। क्योंकि विद्यालय में हम तो लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को पता रहता है कि विद्यालय में क्या क्या होता है। देखो, नैतिक और चारित्रिक विकास भी विद्यालय में होता है ना, नागरिकता की शिक्षा दी जाती है, व्यवसाय औद्योगिक शिक्षा भी दी जाती है, राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति भी होती है, आध्यात्मिक विकास होता है, विभिन्न साधनों का उपयोग भी होता है, उसमें सब चीज़ सिखाई जाती है, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, ओके। ये हो गया विद्यालय की बात। अब यहाँ लिखा है विद्यालय के दोषों पर प्रकाश डालते हुए सुधार के उपाय बताइए। तो यानी कि यहाँ पर आपको उसकी डीमेरिट्स भी बतानी है, और ये भी बताना है कि उन डीमेरिट्स को आप मेरिट्स में कैसे बदल सकते हो, आप उसके अवगुणों को गुणों में कैसे बदल सकते हो, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले इसकी कमियों की ओर हम देखेंगे, क्योंकि जब कमी निकालेंगे तभी ना उसकी अच्छाई पर हम फिर गौर करेंगे। पहले कमी निकालेंगे तब उसे अच्छा करने का सुझाव देंगे, ठीक है। तो अब आपको पहले विद्यालय की कमियां देखनी है कि विद्यालय में कैसे कैसी कमियां होती हैं। देखिए, पहले क्या है, विद्यालय का रूप कैसा है।
विद्यालय का रूप, रूप का सेंस क्या है कि विद्यालय ऐसा ना हो कि प्रिंसिपल बच्चों पर दाब जमाते फिरे या टीचर बच्चों पर दाब जमाते फिरे, अपने हिसाब से सब काम करवाए और कहे कि मेरे घर का काम करवा दो या फिर ये करवा दो, अपने हिसाब से काम चलाए। ऐसा नहीं होना चाहिए विद्यालय। विद्यालय का रूप अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग देने वाला, परिवार समाज का समुदाय का सहयोग देने वाला होना चाहिए। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, लोकतांत्रिक विषयों पर ध्यान रखना चाहिए विद्यालय को। तो रूप कैसा हो, लोकतांत्रिक जैसा हो, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग देने वाला हो। दूसरा देखिए, अन्य साधनों का सहयोग नहीं। अब भैया कमजोरी क्या है इसकी, मतलब कमी क्या है? कमी ये है कि यहाँ पर ये जो है ना परिवार समाज समुदाय इन सब का विद्यालय को सहयोग मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ सहयोग मिल ही नहीं रहा है, यहाँ सहयोग मिल ही नहीं रहा है। ये क्या क्या हो जाता है भाई, पता नहीं क्या ही खुल जाता है ठीक है। तो देखिए विद्यालय का रूप कैसा होना चाहिए, सहयोग देने वाला, ठीक है। ये सारे साधन इसको सहयोग दें, परिवार समाज समुदाय इन सबको सहयोग मिले, इन सब का सहयोग विद्यालय को, तब तो उसका रूप कुछ ठीक हो, लोकतांत्रिक भावना वहाँ विकसित हो, तब तो अच्छा हो, ठीक है। लेकिन यहाँ ये कमी है इसकी, ठीक है। और दूसरा देखिए, अन्य साधनों का सहयोग नहीं, ये लोग सहयोग नहीं देते तो उसमें कमी आ जाती है। ओके, आगे देखिए। अब यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं, छोटी सी चीज़ें हैं बस, छोटी मोटी, कि पाठ्य वस्तु पर बल दिया, ज़्यादा बल दिया था, जबकि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़बरदस्ती बच्चों के दिमाग में ये सारी बातें नहीं ठूसनी चाहिए, बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको इनमें से कोई पॉइंट्स की क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। हालांकि इसमें कोई भी इतना टफ नहीं है जो आपको ना समझ आए, हर पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, सिंपल है बहुत। ये कमियाँ हैं स्कूल की जो आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये कमियां हैं स्कूल की, तो आप इनको पढ़ लेना और कुछ भी समझना है तो बोल देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सबसे ऊपर पॉइंट देखिए कमियों में, केवल पुस्तकीय ज्ञान पर बल, केवल पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जाता है स्कूलों में। ये भी भाई बिल्कुल सही बात है, बहुत स्कूल में हमने देखा है, अब भी देखा है इस टाइम भी। जब उनसे कहो कि आप क्या 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 कराते हो स्कूल में, तो सब कहते हैं पढ़ा देते हैं, बस फिर बात ख़त्म हो जाती है। तो हमने कहा जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो नहीं कराते, क्या नहीं, उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका कि आप बच्चों के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हो, उनके उनके पास नैतिक शिक्षा का उनमें भाव नहीं जगा पा रहे हो, ये बहुत बड़ी गलत बात है। तो ये कमी है स्कूल की, ठीक है। अब ये सारी कमी आपने देखनी, लेकिन अब इसे सही कैसे करेंगे, तो जो कमियाँ देखी हैं ना उन्हीं को प्रभावशाली बनाने के लिए सही कर दो, ठीक है। तो सुझाव में आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो कि इन सबका सहयोग मिलना चाहिए, बालक के व्यक्तित्व पर बल देना चाहिए, वो कैसा चाहता है, ठीक है। सर्वांगीण विकास होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक वातावरण होना चाहिए, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप इसको प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव दे सकते हो। अभी आपने कमियाँ देखी थी ना, ये सुझाव है, ठीक है, कि आप कैसे अपने स्कूल को अच्छा बना सकते हो। तो ये सारे आप लिख सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग फटाफट से, क्योंकि 3 यूनिट हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है भाई। चलो, यहाँ पर वो सारी बातें दे रखें कि स्कूल को आप सही करने का क्या सुझाव दोगे। तो आप ये 15 पॉइंट्स हैं, इसमें पूरे 15 पॉइंट्स यहाँ तक आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है, आराम से यहाँ पढ़ सकते हो। तो आप इसको देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए, अब विद्यालय के बाद परिवार के बाद आ गया समुदाय, क्योंकि सबसे पहले परिवार हुआ, उसके बाद विद्यालय हुआ, अब आता समुदाय। अब बच्चा समुदाय से सीखता है, किससे सीखता है, समुदाय से सीखता है। तो इसमें समुदाय से आप क्या समझते हो, समुदाय में होता क्या क्या है, जब कुछ लोग एक साथ मिल जाते हैं, जब एक फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली आपस में मिल जाएं, ठीक है, आपस में मिल जाएं, और तीनों ये एक ही तरह के लोग हैं, तीनों ये एक ही तरह के लोग हैं जिनकी सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक आवश्यकताएं लगभग एक जैसी और पूरी भी होती हैं, तो वो समुदाय कहलाता है, ठीक है। समुदाय में वो लोग जो एक दूसरे का साथ देने के हर वक्त तैयार रहें, वो समुदाय है, ठीक है। यहाँ परिभाषा दे रखी है, समुदाय वह बृहत सामाजिक समूह ही होता है जिसमें रहकर उस व्यक्ति के व्यक्तियों की सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस समूह या समाज की अपनी भौगोलिक राजनीतिक सामाजिक सीमाएं होती हैं, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र होता है इसका, कि ये भैया ये ब्राह्मण समाज के लोग हैं, हाँ, ये वैश्य समुदाय के लोग हैं, ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। उनकी राजनीतिक भौगोलिक सामाजिक एक सीमा होती है, और इसमें सभी सदस्य सामान्य जीवन जीते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं समुदाय। अब देखिए परिभाषा इन्होंने बहुत लोगों ने अपने अपने हिसाब से दी, आप देख लेना, आपको याद हो जाए तो लिख देना, नहीं तो अपने हिसाब से बना के लिख देना। बस आपको यही करना है कि समुदाय किसे कहते हैं भाई, समुदाय में एक ही प्रकार के लोग, जैसे एक ही मानसिकता रखने वाले होते हैं, या फिर ये कहो
कि समुदाय में एक परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, अनेकों परिवार इकट्ठे होकर एक समुदाय का निर्माण करते हैं और उस समुदाय के द्वारा उन सब की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी आकांक्षाएँ हैं, जितनी भी अपेक्षाएँ हैं, वो सारी पूरी होती हैं। ठीक है? तो आप ऐसे लिख सकते हो और अपने हिसाब से बना लेना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब ये सब विद्वान हैं जिन्होंने इसके बारे में परिभाषा दी है, तो ऊपर हाईलाइट कर रखा है हमने, देख लेना, जिसके भी आपको सही लगे उसके लिख देना। अच्छा, एक कुक हुए, ठीक है, कुक नामक के विद्वान ने 7 तत्व बताए। कुक नामक विद्वान ने 7 तत्व बताए थे समुदाय के। तो क्या क्या बताए थे 7 तत्व? याद रहे तो लिख देना, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जनसंख्या की एक मात्रा होती है, मतलब एक लिमिटेड एरिया जिसमें जनसंख्या की एक मात्रा होगी, और व्यवस्थापन असीमित क्षेत्र पर हो सकता है। ऐतिहासिक धरोहर में भाग लेते हैं, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है संस्थाओं के द्वारा। ये सारी चीज़ इसमें देख लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुक ने लिखी। आगे देखिए, समुदाय समाज के शैक्षिक उत्तरदायित्व, यानी कि अब अभी आपने परिवार का शैक्षिक दायित्व देखा, उसके बाद आपने विद्यालय का शैक्षिक दायित्व देखा बच्चे के प्रति। अब आप समुदाय और समाज का शैक्षिक उत्तरदायित्व देख रहे हो कि बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं। तो देखिए भैया, खेल कूद की व्यवस्था भी करते हैं समुदाय के लोग कि भैया चलो ये बच्चा इस चीज़ में जाना चाहता है, तो सब लोग इकट्ठे होकर उस बच्चे की व्यवस्था करवाते हैं कि चलो इसको वहाँ भेजेंगे ताकि अपने मोहल्ले का नाम एकदम ऊँचा हो, है ना। तो व्यवस्था करते हैं। पुस्तकालय और वाचनालय की व्यवस्था भी की जाती है कि भाई पुस्तकालय बनवाओ, एक लाइब्रेरी बनवाओ, बच्चा बैठकर आराम से पढ़ सके, वहाँ पर सब लोग आराम से बैठ के पढ़ सके, ताकि इनका मानसिक विकास हो, इनका शैक्षिक विकास हो। तो ये सारी चीज़ें समुदाय करता है, एक परिवार नहीं करता इन चीज़ों को, समुदाय करता है, बहुत परिवार मिलकर करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ें जल्दी से। चलिए, ये देखिए, ये सारे काम हैं जो समुदाय के द्वारा किए जाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी पेज कितना है, अभी 98 नंबर का पेज है ना, तो अभी समझो 100 पेज है आपके सामने भी पढ़ने के लिए इसके अलावा। ठीक है, हाँ बहुत बड़ा है ये टॉपिक, 100 पेज है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, अब देखिए, शिक्षा के साधन के रूप में समाज या समुदाय के दोषों पर प्रकाश डालिए। शिक्षा के साधन के रूप में अब यह समुदाय के दोषों पर प्रकाश डालना है। समुदाय का दोष भी कुछ होता है, तो उन पर प्रकाश डालना है। ओके, क्या करते हैं देखिए। तो इसमें समाज के दोषों के पर प्रकाश डालने के लिए बोला गया है, लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, समाज के गुण देखेंगे, क्योंकि जब गुण देखेंगे तभी तो दोष का पता चलेगा ना। तो गुण देखिए, समाज में क्या क्या गुण होते हैं। यहाँ गुण दे रखे हैं कि भैया समाज या समुदाय द्वारा दी गई शिक्षा अर्थयुक्त होती है। समाज के लोग जब शिक्षा देते हैं तो उसका कुछ अर्थ होता है, यूँ ही नहीं देते चले जाते कि तो कुछ भी कर जाए, है ना। दूसरा देखिए, इस शिक्षा में उपयोगिता के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। उपयोगिता का सिद्धांत चाहते हैं ये कि भैया हम जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना, जितना एफर्ट तुम्हारे लिए तुम्हारी स्टडी में लगा रहे हैं, तो तुम उसका फल हमको दो। ये लोग चाहते हैं समुदाय के लोग। अब किसी के कॉलोनी से, किसी के मोहल्ले से, किसी गाँव से एक कोई बच्चा एक IAS बन जाता है ना, तो पूरे गांव का नाम रोशन हो जाता है, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हो जाता है, कि वहाँ का पूरे शहर का नाम रोशन हो जाता है। तो समुदाय ऐसा चाहता है कि यहाँ से जो निकल के जाए ना, वो ऊंचा बढ़ जाए। हालांकि आपस में तो नफरत करते ही एक दूसरे से, कोई किसी को देखकर खुश नहीं होता, लेकिन फिर भी खुश हो जाते हैं इस बात को सोचकर कि वो अपने यहाँ का है, कुछ तो अपने काम भी आएगा, है ना। तो समुदाय के ये गुण हैं, यहाँ तक इसके गुण हैं, आप पढ़ लीजिए। और इसके अवगुण हैं। अवगुण क्या है कि जैसे हमने आपको बताया ना कि इन लोगों को खुशी तो होती है कि हमारे यहाँ का, हमारे मोहल्ले का, हमारे घर का, हमारे शहर का कोई निकला है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में ये विचार भी आता है कि चलो अब कुछ अपने लिए तो करेगा ही। अपने लिए मीन्स हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेगा, यानी कि अब ये बन तो गया, ऊँची पोस्ट पर पहुँच तो गया, लेकिन इससे हमारी भी तो स्वार्थ सिद्धि होनी है, ये हमारे भी तो कुछ ना कुछ काम करेगा। तो इस तरह से ये सारे गुण और दोष हैं इसके। ठीक है, यहाँ पर ये गुण है और यहाँ दोष है, इनको पढ़ लेना, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। स्क्रीनशॉट जल्दी से लेते जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीचे देखिए हेडिंग क्या है, समुदाय समाज को शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन बनाने के सुझाव। अब ये तो आपने देख लिया गुण और दोष, लेकिन अब समुदाय को यदि हमको शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन बनाना है तो उसके लिए क्या सुझाव देंगे। तो सबसे पहले सुझाव देंगे कि आदर्श उदाहरण पेश करो। क्या करो, आदर्श उदाहरण पेश करो। जब बच्चा यहाँ पैदा हो, बच्चा जन्मे या समुदाय में रहे, समाज में रहे,
तो समुदाय को चाहिए, समाज को चाहिए कि बच्चे के सामने आदर्श उदाहरण पेश करें, बताए कि बेटा तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे राम जी भी हुए, अपने राम जी हुए जिन्होंने परिवार के लिए सब कुछ किया, अपने आप पर हजार जोखिम सहे, लेकिन परिवार को प्रसन्न रखने के हमेशा प्रयत्न किया। बताना चाहिए कि राम कैसे थे, अच्छी कहानी सुनानी चाहिए, बच्चों को आदर्श भाव दिखाना चाहिए। बताना चाहिए कि भगत सिंह ने और इन बटुकेश्वर दत्त ने और जाने कितने कितने लोगों ने मिलकर, कितने कितने क्रांतिकारियों ने, झांसी की रानी जैसी वीरांगनाओं ने अपने प्राणों को त्याग दिया अपने देश को बचाने के लिए। तो तुमको भी राष्ट्र के लिए तैयार रहना है, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, अपने आदर्श को सम्मान देने के लिए आपको सचेत रहना है। तो ये सारी बातें आपको सिखानी है। तो आदर्श उदाहरण देने चाहिए, ये सुझाव दिया किसके लिए, समुदाय के लिए। ठीक है, और क्या दिया, और देखिए ये सारी चीज़ें आपको उदाहरण में नज़र आएंगी। ठीक है, सब उदाहरण सिंपल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए, फिर टाइम अपना ज़्यादा नहीं लगाइए इन पर, बस हेडिंग देखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। ये समाज को, समुदाय को ये सब सीखना होगा, ये सारी चीज़ें लिखिए ना। शैक्षिक वातावरण दें बच्चों के लिए, सामुदायिक विद्यालयों की स्थापना करें, व्यक्तित्व का अधिकतम विकास करें, व्यापक दृष्टिकोण रखें, सारी चीज़ें इसमें आती हैं सुझाव में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर अध्याय 7 शुरू हो जाता है, इसमें राजनीतिक लोकतंत्र की शिक्षा, राजनीतिक लोकतंत्र एवं शिक्षा। ठीक है, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, लोकतंत्रीय शिक्षा से आप क्या समझते हैं। देखो, लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। किसने कहा था, अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति थे ना, अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा था ये। ठीक है, ये कहा था। तो देखो, जनतंत्र आप खुद सोचो, लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोगों का तंत्र, यानी कि जनता का तंत्र। जनता जहाँ चाहे, जैसा चाहे उस तंत्र में कर सके, किसी के तानाशाही शासन उसके ऊपर ना हो, कोई ये ना कहे कि अरे तुम ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ लोग अपने हिसाब से जीते हैं, अपने हिसाब से मरते हैं, अपने हिसाब से आप कहीं भी नौकरी कर सकते हो, अपने हिसाब से कैसे भी जी सकते हो। ठीक है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, आप पर किसी का कोई दाव नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने भारत में पूरी तरह डेमोक्रेसी है, सब लोग स्वतंत्र है, हर कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को यहाँ पर आज़ादी चाहिए। तो उनको तो आज़ादी ऐसी दे दो कि ज़िंदगी भर एकदम सीधे पाकिस्तान पहुँचाओ। ऐसा लगता है उनको डायरेक्ट पाकिस्तान पहुँचाओ, उनको आज़ादी वहीं मिलेगी, यहाँ नहीं मिल पाएगी ना, क्योंकि इतनी स्वतंत्रता मिलने के बाद भी उनको आज़ादी चाहिए, तो फिर सीधे पहुँचाओ वहाँ। चल खैर छोड़िए, हमको क्या ही करना उनसे। तो देखिए क्या है ये कि लोकतंत्र के बारे में उन्होंने बताया, परिभाषा दी, और ये बताया कि जो लोकतंत्र शब्द है ना, वो डेमोक्रेसी से बना है। और डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका, ग्रीक भाषा का शब्द है। डेमोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटिक। किससे, डेमोस और क्रेटिक, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है, क्या होता है डेमोस का अर्थ, डेमोस का अर्थ होता है शक्ति, और क्रेटिक का अर्थ होता है जनता, अर्थात जनता के हाथ में शक्ति। ठीक है, सारी शक्ति जो जनता के हाथ में है। इसलिए तो आपने वो देखा, अपनी जो प्रस्तावना है, अपने संविधान की प्रस्तावना, उसमें स्टार्ट में लिखा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लिखा है ना उसमें। तो सबसे पहली लाइन क्या, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो भाई लोकतंत्र है ये, भारत के लोगों के हाथ में शक्ति है, ये तो डेमोक्रेसी है। अब्राहम लिंकन ने क्या लिखा था, लोकतंत्र क्या है, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। ठीक है, तो ये सब है। अच्छा, इसमें लोकतंत्र के 4 प्रमुख रूप हो सकते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक। ठीक है, तो आप इसमें अब स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आगे बढ़ेंगे हम लोग, पढ़ लेना इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, सिंपल टॉपिक है बिल्कुल। ओके, चलिए जी, ये देखिए अब लोकतंत्र एवं पाठ्यक्रम। अब सोचो, जहाँ आप स्वतंत्र रह रहे हो तो वहाँ पर आपके विद्यालयों का पाठ्यक्रम कैसा होगा, क्या तानाशाही होगा, नहीं होगा ना। ऐसा पाठ्यक्रम होगा जिसमें बच्चे की इंटरेस्ट हो, जिसमें आपकी रुचि हो, और एक तरह का नहीं, अनेक प्रकार का पाठ्यक्रम होगा, क्योंकि बच्चे क्लास में एक तरह के तो होते नहीं है, अनेक प्रकार के होते हैं। तो पाठ्यक्रम कैसा होगा, लचीला होगा, फ्लेक्सिबल होगा, है ना, और बहुमुखी पाठ्यक्रम होगा, सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति कराने वाला पाठ्यक्रम होगा, क्रिया पर बल देता होगा, भविष्य के ध्यान में रखकर बनाया गया होगा पाठ्यक्रम, आपकी इच्छा के अनुसार बनाया गया होगा पाठ्यक्रम, ऐसा होगा। ठीक है, ये सारी हेडिंग आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते फिर हम लोग। चलिए अब देखिए, लोकतंत्र एवं शिक्षण विधि।
लोकतंत्र जहाँ आ जाए वहाँ पर तो खुलकर ही जीना है आपको हर तरह से। लोकतंत्र होगा तो शिक्षण विधि कैसी होगी? आपके आत्मा में प्रकाश देने वाली, आपको अपने हिसाब से चलाने वाली, अपने हिसाब से इन द सेंस आपके आत्मिक स्वभाव के हिसाब से। लोकतंत्र होगा ना तो इसमें आत्म अभिव्यक्ति का आपको टाइम मिलेगा, आपको बोलने का टाइम मिलेगा, आपको अपने बारे में कहने का टाइम मिलेगा। ठीक है। रचनात्मक विधि, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। ओके। आलोचनात्मक चिंतन वो होता है कि आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो और उसकी कमियों को निकाल रहे हो। ठीक है, उसकी कमियों को निकाल रहे हो। जैसे कि सपोज करो, चलो राम जी का ही चरित्र लेते हैं, क्योंकि राम जी से पावन चरित्र दुनिया में कोई है नहीं ना। सपोज करो राम जी हैं, अब कोई लोग बोले हैं राम जी थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो बहुत अच्छे, बहुत श्रेष्ठ भगवान थे, लेकिन मतलब लेकिन आगे ना उसमें, लेकिन उन्होंने अपनी सीता जी को क्यों घर से बाहर निकाल दिया, क्यों उन्होंने उनका भी वनवास कर दिया, ये बड़ा गलत उन्होंने किया। तो ये आलोचनात्मक चिंतन कर रहे हैं, बड़ा गलत किया, क्यों कर दिया, ये आलोचना की जा रही है राम जी के चरित्र की, जबकि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राम जी का चरित्र से बड़ा कोई पावन पवित्र चरित्र नहीं है ना। उनसे ज़्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम कोई था ही नहीं, कोई नहीं था, लेकिन फिर भी लोग आलोचनात्मक चिंतन करते हैं। लेकिन ये समालोचनात्मक चिंतन, यहाँ पर कमी नहीं देखनी है। आलोचनात्मक चिंतन में और समालोचनात्मक चिंतन में ये अंतर है कि यहाँ पर आप क्रिटिकल थिंकिंग रखते हो, मतलब आप उसकी बुराई नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपने हिसाब से उसे बताने की कोशिश कर रहे हो। आप बुराई नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप उसकी अच्छाई बता रहे हो और ये बता रहे हो कि इस हिसाब से थोड़ा चेंज होना चाहिए था, या कुछ भी अच्छा ही है ये, लेकिन ये उस तरह से है, तो अब बुराई नहीं करनी है आपको। ठीक है, आगे देखिए, ये सारी विधि शिक्षण विधि हैं, सारी विधि करके सीखना, ऑब्जर्वेशन मेथड, कोरिलेशन मेथड, फ्रीडम एंड इक्वलिटी, सारी चीज़ इसकी विधि हैं, शिक्षण विधियाँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लोकतंत्र और अनुशासन। अच्छा देखो, शिक्षण विधियाँ ये बहुत फेमस हैं, आपको पता ही है, ह्यूरिस्टिक मेथड और ये प्लानिंग मेथड, समस्या वाला मेथड, ये सारी चीज़ें बड़ी फेमस हैं। ह्यूरिस्टिक विधि का क्या था? स्वयं खोज करके सीखना, है ना। तो ये सब देखिए, आप इन विधियों को लिख लीजिएगा, मतलब लिखने का मतलब आप पढ़ लीजिएगा इनको। ठीक है, अब देखिए लोकतंत्र और अनुशासन, ये हमने हाईलाइट कर दिया है, जो सिंपल हैं और आप आराम से पढ़ पाओगे उनको, तो आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए, कुछ भी नहीं समझ आया तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए, अब लोकतंत्रीय शिक्षा में शिक्षक छात्र संकल्पना। लोकतंत्रीय शिक्षा है, पूरी डेमोक्रेटिक यहाँ पर एजुकेशन दी जा रही है आपको पूरी तरह से। यहाँ पर शिक्षक और छात्र कैसे होने चाहिए, एक दूसरे का आदर सम्मान करने वाले, एक दूसरे की बात को मानने वाले, छात्र शिक्षक की बात को माने समझे और उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करे, यदि टीचर अच्छा है तो। और टीचर को भी चाहिए कि वो अपने समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है उनका निर्वहन करे, विद्यार्थियों को पूर्ण ज्ञान दे, और शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे। शिक्षक कैसा हो, यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ना। ठीक है, अब देखो यहाँ हर चीज़ रटी नहीं जाएगी ना, एक एक लाइन आप रट के वहाँ नहीं लिख पाओगे, आपको केवल एक आइडिया लेना है, समझना है केवल कि कैसा होना चाहिए। अब लोकतंत्री व्यवस्था है तो वहाँ तो स्वतंत्रतापूर्वक जीने वाले होंगे ना, और यहाँ विद्यार्थी कैसा हो। ठीक है, विद्यार्थी कैसा हो ये। ओके, तो देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसमें यही 2-3 लाइन है, इसको देख लीजिए। ये देखिए लास्ट वाली लाइन, लोकतंत्र में छात्र एक सहयोगी, शिष्य एवं सक्रिय कर्मठ विद्यार्थी के रूप में अपने को विकसित करता है। कैसा? सहयोगी, शिष्य और सक्रिय कर्मठ विद्यार्थी के रूप में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अध्याय 4, शिक्षा और आर्थिक विकास। अब शिक्षा से आर्थिक विकास कैसे संभव है भाई? शिक्षा से ही तो आर्थिक विकास होता है भाई। जो जितना पढ़ा लिखा होगा उसके हिसाब से वो जॉब पाएगा, प्लेसमेंट पाएगा और सैलरी पाएगा। एक अनपढ़ व्यक्ति हो, उस अनपढ़ व्यक्ति को आप काम करने के लिए भेज दो, क्या वो टेक्निकल काम कर पाएगा? क्या वो इंजीनियरिंग के जितने काम वो कर पाएगा? क्या वो साइंटिफिक कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो वो बेचारा केवल खेतों में काम कर सकता है, बोरे ढो सकता है, ऐसे काम कर सकता है ना। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा ना,
तो पढ़ा लिखा व्यक्ति जब इस तरह के काम करेगा कि वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, या कोई साइंटिस्ट बन गया, या बड़े बड़े पदों पर आसीन हो गया, प्रशासनिक अधिकारी बन गया, तो इससे क्या होगा? इससे अपने देश का आर्थिक विकास होगा, क्योंकि वो जितना कमाएगा ना उसके लिए टैक्स भी भरेगा। ऐसे अपनी मानव पूंजी विकसित होगी। तो आर्थिक विकास का शिक्षा से सीधा संबंध है, सीधा संबंध। आपको पता है आर्थिक विकास 2 प्रकार से होता है। इसके लिए 2 संसाधन होते हैं, एक होता है नेचुरल रिसोर्स और एक होता है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स मीन्स प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति हमको देती है। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? वो प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे सूर्य द्वारा प्राप्त की गई लाइट, तो सोलर लाइट हो गई वो, है ना। जैसे हवा, जल, वायु, पानी, अग्नि, ये सारी चीज़ क्या है? ये नेचुरल रिसोर्स है। या कोयले की खदानों से कोयला निकला, या फिर सोना निकला ज़मीन से खोद कर, ये किसने दी है? या फिर ज़मीन से खोद कर पेट्रोल निकली, ये सारी चीज़ें किसने दी हैं? ये नेचर दे रही है आपको, है ना, ये नेचर दे रही है। तो विकास कैसे होता है? या तो आपके पास प्राकृतिक संसाधन हो खूब सारे, जिनका आप दोहन कर सको, उपभोग कर सको और समाज में चारों ओर बांट सको, जिससे आपका आर्थिक विकास होगा। क्योंकि आप जब अपने प्राकृतिक संपदा को बाहर बेचोगे तो उसका पैसा मिलेगा आपको, जिससे आपका अर्थशास्त्र मजबूत होगा, जिससे आपका अर्थ मजबूत होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ठीक है, तो एक तो होता है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स। यदि किसी के देश में नेचुरल रिसोर्स की कमी हो, अमेरिका जो है ना उसमें नेचुरल रिसोर्स भर भर के है। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें जो बाहर भेजता है, एक्सपोर्ट करता है, उनको एक्सपोर्ट करता है और उससे खूब सारा पैसा कमाता है अमेरिका। तो प्राकृतिक संसाधनों में अमेरिका बहुत हाईएस्ट नंबर पर है। ठीक है, तो एक तो आर्थिक विकास करना तो आपके यहाँ प्राकृतिक संसाधन अच्छे होने चाहिए। दूसरा, यदि प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो कम से कम ह्यूमन रिसोर्स तो अच्छा हो, मानव संसाधन तो अच्छा हो। मानव संसाधन कैसा? कि आपके यहाँ शिक्षा बढ़िया हो, आपने अपने यहाँ के लोगों को शिक्षित कर दिया, और शिक्षित जब कर दिया तो वो लोग अच्छे अच्छे ऊँचे ऊँचे पदों पर पहुँच गए, और उनके अंदर इतनी स्किल डेवलपमेंट हो गई कि वो अपने हिसाब से काम करने लगे, और अपना फिर वही जब ऊंचे पदों पर पहुंचेंगे बुद्धि का विकास होगा उनका, और जब उनको सैलरी मिलेगी तो उसमें टैक्स भी आपको मिलेगा, है ना। और ऐसा नहीं कि अपने देश में रहें, विदेशों में जाकर वो अपने ज्ञान को फैलाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी को पहुँचाएंगे। अब कितने लोग हैं, देखो आप अपने यहाँ से पढ़ के जाते हैं लेकिन विदेशों में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ की टेक्नोलॉजी वहाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि अपने देश को वहाँ से आर्थिक संपदा मिलती है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स हो या नेचुरल रिसोर्स हो, यदि ये दोनों हैं तो उसी से आर्थिक विकास क्लियरली हो जाता है, आराम से हो जाता है। अब देखिए, जैसे ये है प्राकृतिक संसाधन अमेरिका में भरपूर मात्रा में है, लेकिन वहाँ ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स और देशों से और ज़्यादा पहुँच जाता है, हमारे देश से कभी कहीं से कभी कहीं से, तो वहाँ होता चला जाता है। और ब्रिटेन में ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है, खूब सारा, यानी लोगों द्वारा बनाई गई जो सारी चीज़ें हैं, एरोप्लेन है, पानी का जहाज है, बहुत सारी मशीनरी है, बहुत सारी चीज़ बना दी है ना, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है वो सब। ठीक है, ब्रिटेन में वो सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, तो वहाँ का भी खूब अच्छा विकास है, लेकिन अपना देश अभी अधर में लटका हुआ है। खैर, कोशिश की जा रही है, अच्छा ही होगा सब। ओके, तो आप इस तरह लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते फिर हम लोग। चलिए, अब देखिए आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका, वही शिक्षा की भूमिका जो हम आपको बहुत देर से बता रहे हैं कि जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा वो अपने हिसाब से वो नौकरी पाएगा। ठीक है, अब सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा क्या होता है? सामान्य शिक्षा क्या है? सामान्य शिक्षा वो एकेडमिक एजुकेशन जो आपकी होती है, एकेडमिक, प्राइमरी, और आपने फिर पहले तो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की, फिर माध्यमिक, फिर उसके बाद आप उच्च शिक्षा में प्रवेश कर गए, ये सामान्य शिक्षा है। इसमें कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है। ठीक है, इसमें आप छोटे मोटे कौशल सीख सकते हो, लेकिन जब आप विशिष्ट शिक्षा की बात करते हो तो उसमें विशिष्ट चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे टेक्निकल क्षेत्र में आपको भेजा जाता है, आपको इंजीनियर, आपको डॉक्टर, आपको बहुत सारे ऐसे पदों पर नियुक्त किया जाता है जो स्पेशल एजुकेशन हो। ठीक है, और भाषा, कला, साहित्य के क्षेत्र में भी आपकी रुचि हो तो आपको वहाँ भी भेजा जाता है। तो ये विशिष्ट शिक्षा है जिनसे आपका आर्थिक संपदा मजबूत हो और ज़्यादा अधिक से अधिक धन कमा पाओ आप। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, ये देखिए, अब यहाँ से सारी चीज़ें देख दी अभी। अब ये बड़ा मुख्य पॉइंट है, शिक्षा एक विनियोग के रूप में। क्या शिक्षा एक इन्वेस्टमेंट है? भैया बिल्कुल है। आज आप जैसे एक पेड़ लगाते हो और कुछ साल बाद उसे फल खा लेते हो, ऐसे ही शिक्षा है। यदि आप एक छोटे बच्चे को पढ़ाना लिखाना भी शुरू करते हो ना, तो जब वो बड़ा होगा तो एक उच्च पद पर आसीन होगा,
तो जितना आपने उसके परवरिश में लगाया है ना, जितना उसकी फ़ीस देने में लगाया है ना, उसका लाखों गुना वो आपके लिए इकट्ठा कर देगा यहाँ पर। तो शिक्षा एक विनिवेश ही है, शिक्षा एक इन्वेस्टमेंट ही है। इसलिए तो हमारे देश में ये हो रहा है। हमारे देश में क्या, दुनिया के सब देशों में हो रहा है, लेकिन हमारे देश में तो बहुत टाइम बाद शुरू हुआ है कि बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जाए। ये जो कोठारी आयोग था, इसने बताया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना स्टार्ट करो, है ना। तो तब से स्टार्ट हुई, नहीं तो और देशों में तो भैया 19वीं शताब्दी से स्टार्ट है, कहेंगे 18वीं शताब्दी से भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यह शिक्षा एक विनियोग के रूप में। ओके, आगे देखिए, शिक्षा पर व्यय उसके प्रतिफल का निष्कर्ष, वही जो विनियोग के रूप में है। ठीक है, ये लाइन पढ़ लीजिए, आगे चलते फिर हम लोग। चलिए, ये देखिए, शिक्षा मानव मूलधन के रूप में। अब ह्यूमन कैपिटल क्यों है शिक्षा, ये देख लीजिए। सब जगह एक ही तरह की बात है कि आप जितना पढ़ा दोगे, बच्चा उसी के हिसाब से धन अर्जित करेगा, उसी के हिसाब से सैलरी पाएगा, उसी के हिसाब से नौकरी पाएगा, उसी के हिसाब से वो बात कर पाएगा, उसी के हिसाब से वो जीवन यापन कर पाएगा। ठीक है, तो वही सारी यहाँ पर बातें हैं। और जब कोई शिक्षित व्यक्ति होता है ना, तो उसको संतोष मिलता है, अंदर से आंतरिक संतोष मिलता है कि कम से कम मैंने इतना पढ़ तो लिया। वो समाज में बैठकर बात करने लायक हो जाता है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। गुड, ये देखिए, उसको समाज में सम्मान मिलता है, उसे आर्थिक लाभ मिलता है। ओके, चलो जी, अब आगे बढ़ें। अध्ययन, यहाँ पर 4th यूनिट से स्टार्ट होते हैं। 4th यूनिट काफ़ी बड़ी है और हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी ही बहुत आसान शब्दों में बता दें। ठीक है, बहुत कम शब्दों में, आसान शब्दों में बता दें और आप बहुत डीपली इसे समझ जाओ। देखो, प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण से क्या तात्पर्य है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, स्तरीकरण का मतलब होता क्या होता है, स्तर यानी कि एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, एक दूसरे के ऊपर परत जो होती है उसे कहते हैं स्तर, यानी कि। तो समाज का एक नहीं अनेक स्तर हैं, अनेक परतें हैं समाज में, अनेक परतें हैं। आपको पता है कि कोई कहता है कि हमारी जात ऊंची है, कोई कहता है हमारी जात नीची है, कहते हैं ना। तो यही स्तर हो गया समाज का। कोई कहता है मेरा ऊंचा पद है, मैं IAS हूँ, और इसका मुझसे नीचा पद है, क्योंकि ये क्या है, ये एक तहसीलदार है, सपोज करो। ठीक है, ये तहसीलदार है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी स्तर बन गए, यहाँ पर भी 2 स्तर बन गए, यहाँ पर भी बन गए। यहाँ पर जाति के आधार पर स्तर बन गए कि मैं पंडित हूँ और ये महत्तर है। ठीक है, ये महत्तर है, ये जाति के आधार पर स्तर बन गए इनके। यहाँ पर कैसे स्तर बन गए, पद के आधार पर कि ये IAS है और ये चपरासी है, पद के आधार पर बन गए। अब क्या, अब यहाँ और पद बने कि ये पैसे वाला है, और ये गरीब है, ये भी स्तर बन गया। ठीक है, अब एक और स्तर बना, ये धार्मिक है और ये अधर्मी है। तो भैया समाज के एक नहीं 1 लाख स्तर आप देख लोगे, 1 लाख स्तर। तो यही तो समाज का स्तरीकरण है, वो प्रक्रिया जो समाज के सदस्यों को विभिन्न भागों में बांटती है। सदस्य एक ही समाज के हैं, ये है ना, सदस्य एक ही समाज के हैं, लेकिन कोई जाति के आधार पर बट गया, ऊंचा नीचा हो गया, कोई पद के आधार पर ऊंचा नीचा हो गया, कोई आर्थिक रूप से ऊंचा नीचा हो गया, और कोई धार्मिक रूप से ऊंचा नीचा हो गया, कोई राजनीतिक रूप से ऊंचा नीचा हो गया। ठीक है, तो जब समाज के सदस्यों को विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है, उच्चता और निम्नता की भावना उन उत्पन्न हो जाती है, तो वही तो सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। वही तो क्या कहलाता है, सामाजिक स्तरीकरण। ये जितने स्तरीकरण होते हैं हमने आपको क्लियरली बता दिया है, आप आराम से लिख सकते हो। इनको आपको डिस्क्राइब करना है आगे चल के बड़ी तरह से। ठीक है, तो आप इसमें जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं आप उनको देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो एकदम सार था उसको हमने आपको क्लियरली बता दिया है। ठीक है, अच्छा एक बात और आपको बता दूं, अब कुछ लोग बोलते हैं क्या ये अच्छा है, ये स्तरीकरण हो रहा है, क्या ये अच्छा है, क्या स्ट्रेटिफिकेशन अच्छा है। तो भैया एक बात बताऊँ, यदि आप सबको एक ही लेवल में ले आओ तो इनमें हमेशा लड़ाई होगी, क्योंकि कोई एक दूसरे से कम नहीं पड़ेगा। विद्वानों ने स्तरीकरण को अच्छा माना है, उन्होंने कहा है कि जब स्त्रीकरण है तभी लोगों में बैलेंस बना हुआ है, नहीं तो यदि स्त्रीकरण ना हो, सब कुछ करो, 2 लोग हैं, ठीक है, 2 पंडित लोग हैं और उनके अलावा कोई नहीं रहता वहाँ। ठीक है, तो अब ये भी पूजा करते हैं और ये भी पूजा करते हैं। अब पूजा ये करते हैं, लेकिन इनके घर सफाई का काम कौन करेगा, क्योंकि ना तो ये कम पढ़ रहे ना ये कम पढ़ रहे। तो समाज में स्तरीकरण इसलिए रखा गया है कि एक
एक किसी चीज़ में ऊंचा हो और एक किसी चीज़ में ऊंचा हो, ठीक है। एक किसी चीज़ में ऊंचा और एक किसी चीज़ में उसी चीज़ में नीचा हो, जिससे बैलेंस बनाकर चलें। आपने देखा होगा जब दो एक ही तरह के लोग शादी कर लेते हैं ना, जैसे हम एक उदाहरण लेंगे हम आपके सामने, जो आईएएस टीना डाबी हुई, बहुत अच्छी आईएएस हैं वो, कलेक्टर हैं। तो उन्होंने ब्याह कर लिया अपने ही डीएम के साथ, अपने ही जो बराबर के थे उन्हीं के साथ विवाह कर लिया, है ना, जम्मू कश्मीर के उस लड़के के साथ कर लिया। वो लड़का बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन दोनों की नहीं बनी। कितनी शादियाँ ऐसी हुई हैं जो एक ही विभाग में दोनों काम करते थे, लेकिन उनका पहले तो उनके अंदर प्रेम हुआ, शादी भी हुई, और वो जल्दी एक दूसरे से उनका विवाह विच्छेद भी हो गया, यानी कि डिवोर्स भी हो गया उनका। तो भैया जहाँ बराबर की भावना होती है ना, जब बराबर का लगता है कि भाई मैं क्या तुझसे कम हूँ, तो वहाँ पर सारा मामला बिगड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि एक ऊंचा एक नीचा होना ही चाहिए, तभी समाज में भी और जीवन में भी और परिवार में भी तभी बैलेंस बन के चलता है, ठीक है। यदि औरत आदमी दो हैं, दोनों पति पत्नी हैं, आदमी जो कहीं औरत भी वही बात कहने लगे, आदमी औरत की गाल पे थप्पड़ मार दे, औरत भी उसकी गाल पे थप्पड़ मार दे, तो क्या परिवार चलेगा? नहीं चलेगा। यदि आदमी चिल्ला कर बोले तो औरत शांत हो जाए, शांत होकर सुन ले, या फिर औरत चिल्लाए तो आदमी शांत होकर सुन ले, तब तो कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। तो यही सामाजिक स्तरीकरण है, विद्वानों ने इसको सही बताया, ठीक है। तो इसको सही बताया कि भाई ये होना चाहिए, क्योंकि ये ना हुआ तो फिर दिक्कत होगी। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। तो ये देखिए, सामाजिक स्थिरीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई स्ट्रेटिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जब लोग बराबर के होंगे तो एक दूसरे के सामने कोई झुकेगा नहीं, और झुकेगा नहीं तो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होगा, इसलिए स्थिरीकरण की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। यहाँ देखिए, सामाजिक स्थिरीकरण के कारक या तत्व कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए। तत्व ये हैं: मानव में आधारभूत भिन्नताएं, विभिन्न कार्यों की आवश्यकता, सामाजिक संतुलन की आवश्यकता, ये सारे इसके तत्व हैं, ठीक है, फैक्टर्स हैं ये। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने आपको मुख्य चीज़ समझा दी है कि स्तरीकरण क्या है और वास्तव में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन जब स्तरीकरण चरम सीमा पार कर जाता है कि नहीं यार तू मुझसे बहुत नीचा है, अरे तेरी हिम्मत कैसे होगी ये सब करने की, तो बस भैया फिर तो वहाँ दिक्कत ही दिक्कत होती है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा हावी नहीं होने देना उसको, होना चाहिए ठीक है, लेकिन हावी नहीं होने देना है, ओके। चलिए, ये देखिए इसके प्रमुख आधार क्या क्या हैं। तो जो पार्सन्स थे उन्होंने 6 कारक बताए, और सोरोकिन जो थे उन्होंने 3 कारक बताए सामाजिक स्तरीकरण के। कि आर्थिक आधार पर भी लोग ऊंचे नीचे होते हैं, राजनीतिक आधार पर, व्यवसायिक आधार पर। मार्क्स ने तो बताए पूंजीपति के और श्रमिक के आधार पर होते हैं, और इन्होंने कितने बताए? 6 बताए पार्सन्स ने, ठीक है। अब देखिए, ये चार्ट बना हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार क्या क्या हैं। तो प्राणी शास्त्रीय आधार और सामाजिक सांस्कृतिक आधार, ठीक है। स्तरीकरण है जो स्ट्रेटिफिकेशन जो है, कैसे कैसे लोग भिन्न माने जाते हैं, वो यहाँ पर देखा गया है कि इनका स्तर कैसे ऊंचा नीचा होता है। तो कोई आयु के अनुसार भी ऊंचा नीचा होता है, कोई लिंग के अनुसार, कोई पुरुष कोई स्त्री, इस तरह से। कोई शारीरिक और बौद्धिक कुशलता के अनुसार भी ऊंचा नीचा होता है, कोई प्रजाति के आधार पर होता है, ठीक है, कि कौन कितना श्रेष्ठ है, कौन कितना निम्न, वो देखा जाता है। यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक आधार हैं, जातिगत, जो हमने आपको बताया कि वो ऊंची जाति वो नीची जाति, संपत्ति के आधार पर पैसे वाला और गरीब, व्यवसाय की तू बहुत अच्छा, तू आईएएस है, मैं चपरासी हूँ, है ना, धार्मिक ज्ञान के आधार पर, राजनीतिक शक्ति के आधार पर, ये सारी चीज़ें इसमें ये आधार मानी जाती हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ भी समझ ना आए, एक भी पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की, ठीक है। लेकिन अभी यह है कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, और यहाँ पर पूरी 3 यूनिट हैं, और 3 यूनिट काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, और वीडियो हो चुकी है 50 मिनट की, है ना। हम लोग इसको आज ख़त्म करना ही करना हमको, क्योंकि कल से पेपर 201 स्टार्ट करना है, वो ज़्यादा बड़ा पेपर है, इसलिए यहाँ आप अपना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ लेना। अब यहाँ लिखा है सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप कैसे हैं, फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि कैसे कैसे रूप हैं भैया। यहाँ प्रमुख 3 रूप बताए गए हैं, किसने? वाटोमोर ने 3 रूप बताए कि एक तो भैया दास प्रथा थी, एक जागीर थी, और एक जाति प्रथा थी। दास प्रथा में क्या होता था, लोग गुलाम बनाकर रखा करते थे वो लोगों को, है ना। और जागीरों में क्या होता था, जागीरों की भी 3 परत हुआ करती थी, पादरी,
जागीरदार और जनसाधारण लोग। पादरी, जागीरदार और जनसाधारण लोग। इसमें क्या था, पादरी तो जो पुजारी हुआ करते थे वो लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, जागीरदार जागीर को संभाला करते थे, जनसाधारण सबके लिए भोजन इकट्ठा करते थे, ऐसा होता था। ठीक है। जाति प्रथा में क्या है, यहाँ पर जातियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया, स्तरीकरण किया गया कि पंडित है और ये शूद्र है, ठीक है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, या कुछ भी इस हिसाब से किया गया। चलो आगे चलते हम लोग। देखिए सामाजिक स्तरीकरण के कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं। अब यहाँ सिद्धांत 4-5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत दिए। ठीक है। तो एक थे मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सिद्धांत दिया, उन्होंने 2 आधार बताए। इधर कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण है ना, वो जो असमानता होती है उसके कारण उत्पन्न होता है। सामाजिक स्तरीकरण असमानता के कारण उत्पन्न होता है। एक बहुत पैसे वाला, एक बहुत निर्धन है, तो हुए ना आपस में अलग अलग वो लोग। ठीक है। तो ये परिभाषा पढ़ लेना आप, ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे धनी वर्ग और निर्धन वर्ग के बीच इन्होंने बताई ये सारी बातें। दूसरा मैक्स वेबर का सिद्धांत था, इन्होंने आर्थिक स्थिति के ऊपर और सामाजिक स्थिति के ऊपर स्ट्रैटिफिकेशन किया। ठीक है। चलिए देखिए, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। मेन पॉइंट बस ये याद रखना कि स्तरीकरण का मतलब क्या होता है, बाकी सब अपने आप कर ले जाओगे, कोई टेंशन वाली बात आनी नहीं है किसी भी तरह से। ओके। चलिए ये देखिए, एक बेवलिन का सिद्धांत था, वो भी इसमें दे रखा है। एक कार्यात्मक सिद्धांत था, ये इसको थोड़ा पढ़ लेना। ये फंक्शनल थ्योरी, ये ज़्यादा अच्छी है क्योंकि कार्य के आधार पर लोगों का बड़ा बंटवारा होता है। कार्य के आधार पर, अरे भैया वो तो इंजीनियर है, तू क्या है, तूने क्या किया, तू तो चपरासी है। अब आप ये कहानी सुन रहे हो, आजकल खूब चल रहा है। एक SDM को उसके पति ने मेहनत कर करके पढ़ाया है ना, एक लड़की को मेहनत कर करके पढ़ाया और SDM ने किसी और के साथ शादी करने का निश्चय कर लिया है और अपने पति से तलाक लेना चाहती है। ये स्टोरी खूब चल रही है ना, आजकल खूब चल रही है। तो उदाहरण है ये, है ना, ये उदाहरण है भाई समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण कि कार्य के अनुसार यहाँ पर स्ट्रैटिफिकेशन हो गया। अरे तुमने बताया नहीं था कि तुम चपरासी हो, तुमने बताया नहीं था कि तुम सफाई कर्मी हो, नहीं तुमसे शादी नहीं करती, उसने ये बोल दिया। अब कौन गलत कौन सही भगवान जाने, लेकिन हाँ देखो स्ट्रैटिफिकेशन होता है इस तरह से भी। ठीक है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ये हो रहा है। परिवार में तो कम से कम नहीं होना चाहिए, फिर भी हो रहा है। खैर छोड़िए, आगे देखिए। प्रश्न 3, सामाजिक स्तरीकरण में व्यक्ति और समूह के कार्यों को अलग अलग समझाइए। यहाँ व्यक्ति कैसे स्ट्रैटिफिकेशन करता है और समाज कैसे करता है, वो सब यहाँ पर बताया गया है। ठीक। व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण के कार्य। व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति भले ही समाज में रहे लेकिन वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सबसे पहले कर रहा है, बाद में दूसरों को देखता है। हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि सबसे पहले मैं अपना भला करूं, दूसरों का भला हो ना हो मुझको फ़र्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति ये चाहता है। यदि समाज में कुछ लोग रहते हैं और एक व्यक्ति यदि ये चाहता है कि मेरा भला हो, तो समाज के लोगों का संग भले ही ले लेगा, सहयोग भले ही ले लेगा, लेकिन भला वो अपना ही चाहेगा, हर कीमत पे अपना भला चाहेगा। फिर दूसरे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर उनकी एक ना एक दिन मिट्टी कूट जाती है ना, ऐसा होता है। लेकिन लोगों का ये दस्तूर है कि बस समाज अपने लिए भला, वो व्यक्ति अपने लिए भला चाहता है, समाज के लिए मतलब ही नहीं बनता उसे। तो ये तो है कि व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण के कार्य क्या है, वो अपने हिसाब से सारा सब कुछ सेट करता है कि कौन सही कौन गलत, कौन सही कौन ऊंचा कौन नीचा कौन क्या, सब अपने अपने हिसाब से कार्य करता है। श्रम विभाजन अपने हिसाब से करेगा, पैसे का विभाजन अपने हिसाब से करेगा, हर चीज़ अपने हिसाब से करेगा वो। ठीक है। समूह के लिए सामाजिक स्तरीकरण के कार्य, वो व्यक्ति के लिए थे, यहाँ समूह के लिए, इसको पढ़ लेना। ठीक है। अब देखिए इसके दोष क्या हैं, दोष भी दे रखे हैं और सामाजिक स्तरीकरण एवं शिक्षा का योगदान क्या है वो भी दे रखा है। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको पढ़ने में, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, ये देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहाँ पर लेसन 10 स्टार्ट हो गया है। आधुनिकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। आधुनिकरण आप क्या समझते हो, सोच के देखो। आधुनिकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन। पहले परंपरागत शिक्षाएं होती थी, गुरुकुल में लोग पढ़ाते थे बच्चों को, गुरुजी शिक्षा दीक्षा दिया करते थे शिष्यों को, है ना।
पहले के टाइम में बैलगाड़ी हुआ करती थी, चलने की व्यवस्था के लिए रथ हुआ करते थे, कहीं जाने के लिए रथ होते थे, ये सब होता था ना। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया वैसे वैसे मॉडर्नाइजेशन होता चला गया, आधुनिकरण होता चला गया। और इस आधुनिकरण में वो पहले वाले गुरुकुल ख़त्म हो गए, है ना। ये ड्रॉबैक बता रहे हैं हम आधुनिकरण का। पहले वाले गुरुकुल ख़त्म हो गए, पहले वाले वो जो साधन थे आने जाने के जिनमें प्रदूषण नहीं होता था वो ख़त्म हो गए। तो ये ड्रॉबैक आधुनिकरण के। लेकिन ये अच्छाई की बात की जाए तो भाई देखिए, अब पहले की तरह जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी वो अब यहाँ पर रटंत विद्या को दूर कर दिया गया, बिल्कुल, है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बिल्कुल अलग कर दिया गया, रटंत विद्या रखना ही नहीं है, बस्ता लेकर चलना ही नहीं है, आपको अपने हिसाब से जीना, अपने हिसाब से अपनी रुचियों के अनुसार पढ़ना है। तो ये आधुनिकरण की अच्छाई है। पहले औद्योगिकरण नहीं था, बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधे नहीं थे, लेकिन अब उद्योग धंधे हैं। तो ये इसकी अच्छाई भी और कमी भी है ना। उद्योग धंधे पहले नहीं थे तो प्रदूषण नहीं होता था, लेकिन अब है तो अब भैया लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोग जीवन यापन का साधन कमा पा रहे हैं। और ये लोग कहते हैं कि देखो जब ये सब हुआ तो इस सब के पीछे सबसे पहले हाथ रहा किसका? अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ 200 साल तक राज्य किया और 200 साल में वो इतना हमको सिखा कर चले गए कि तुमको कैसे जीवन यापन करना है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति, तुम्हारी सामाजिक स्थिति कैसे मजबूत होगी। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर आकर अनेक प्रकार की फैक्ट्रियाँ खोली, किसी ने सूरत में खोली, किसी ने कहीं खोली, किसी ने कहीं खोली, है ना, किसी ने मसूलीपट्टनम में खोली। तो अनेक प्रकार के उद्योग धंधे इन्होंने यहाँ खोले, हमारे यहाँ के लोग भी उसमें लगे और सीखना शुरू हो गया। तो मॉडर्नाइजेशन यही तो है। अब मॉडर्नाइजेशन में अच्छाई नहीं सीखी, बुराई भी बहुत हुई। तो ये सारी मॉडर्नाइजेशन के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से भी लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आधुनिकरण के बारे में एक आध पेज लिख देना, फिर उसकी विशेषताएं बोली जाए तो ये लिख देना कि इसमें ये चीज़ विशेष है कि हमने ऐसा सीखा है और इसके द्वारा हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई है। फिर दूसरे लाइन में लिखना है इसके द्वारा हमारी सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है। ऐसे इस तरह से लिख देना कुछ पेज। उसके बाद उसके दोष लिख देना कि हमारी पुरानी परंपराएं खत्म हो गई, हमारे संस्कार खत्म हो गए, नैतिकता खत्म हो गई, जो एक दूसरे के लिए मर मिटने वाले भाव था वो खत्म हो गया। ये उसकी बुराइयाँ लिख देना। इस तरह से आप लिखते चले जाना, ठीक है। और ये आधुनिकरण के अर्थ और परिभाषा है, तो इसमें आप देख सकते हो परिभाषा तो अनेक विद्वान ने अपने हिसाब से दी है, तो इनको अपना हिसाब चलाने दो, तुम अपना हिसाब चला लेना ठीक है चलो देखो, इसको भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं जल्दी से, ठीक। चलिए, विशेषताएं क्या क्या हैं देखिए, हमने आपको बहुत शॉर्ट में समझा दिया है। ये पॉइंट्स लगभग उसी टाइप के हैं। आपको रत्ती भर भी यदि कुछ भी समझना है, मतलब रत्ती भर इन द सेंस कि आपको 100% में से 1% भी समझना आए, या फिर जैसे 100% तो किसी को समझ नहीं आता, हमको भी समझ नहीं आता, आपको भी जहाँ तक नहीं आएगा, हमको भी नहीं आता 100% तो, लेकिन कोशिश करते हैं समझने की। यदि आपको 100% में से 90% आ रहा है और 10% समझ नहीं आ रहा तो उस 10% को भी हमसे पूछ लेना, हमारी कोशिश रहेगी कि उसको हम आपको बता सकें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वैसे हम आपको टॉपिक का जो मेन उद्देश्य है वो बता देते हैं, जिससे आपको टॉपिक समझने में दिक्कत आए ना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ें आगे। सही है, मतलब सारे पॉइंट्स उसी तरह से हैं। ये 10-20 पॉइंट्स हैं, आपको जितने याद रह जाए उतने कर देना, बाकी अपने आप बना के कर देना, ठीक है। चलिए अब देखिए, आधुनिकरण के कारकों का उल्लेख करना है यहाँ, फैक्टर ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो आधुनिकरण होता कैसे है ना। पहले तो ये था कि आधुनिकीकरण है क्या, मॉडर्नाइजेशन है क्या, यानी पुरानी स्थितियाँ जब बदल जाएं और पुरानी स्थितियों के जाए नई नई चीज़ें आए, परिवर्तन हो जाए पुरानी स्थितियों में, तो वही तो मॉडर्नाइजेशन है। वो परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। पहले औरतें घर में रहा करती थी, घूंघट मार के रहा करती थी, है ना, और कहीं जाती थी बड़े बड़े ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के जाती थी। आजकल लड़कियां नंगी घूम रही हैं, कहती हैं मॉडर्न हो गए हैं। मॉडर्न नहीं, तुम अभद्र हो गई हो, बस इतना कह सकते हैं, ठीक है। तो 5 मुख्य कारक बताए हैं आधुनिकरण के, जिसमें क्या क्या है, शिक्षा, संचार, राष्ट्रवादी विचारधारा, चमत्कारी नेतृत्व और अवपीड़क सरकारी प्राधिकार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखिए आप, और आगे बढ़ें फिर हम लोग। आप सोचो मॉडर्नाइजेशन सही हो तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ में यदि अच्छाई है तो कमियां भी हैं, ठीक है। देखिए अच्छा, ये जो कमियां हैं
आधुनिकरण का जो प्रभाव यहाँ पड़ रहा है कि सब कुछ बढ़िया होता था पहले, अब तो बड़े दिक्कत भरा आ रहा है। अनेक प्रकार के प्रदूषण भी हो रहे हैं। अब मॉडर्नाइजेशन की वजह से अनेक प्रकार की अभद्रता हमारे बालकों के अंदर बस रही है। अनेक प्रकार की जो नैतिकता थी वो ख़त्म होती जा रही है। तो ये सारे प्रभाव ही तो हैं जो बिगाड़ रहे हैं देश को ना, मॉडर्नाइजेशन में। लेकिन मॉडर्नाइजेशन कुछ अच्छाई भी तो है, ये भी तो है। तो जो कमियाँ हैं जिनकी वजह से हमारे देश की अच्छाइयों पर धब्बा लगा है, उनको दूर करने के उपाय क्या है, यहाँ आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में, बिल्कुल नहीं आएगी। अब आप समझ सकते हो कि पहले जब गुरुकुल में शिक्षा होती थी तो और गुरु का खुद सम्मान होता था, लेकिन आजकल तो विद्यार्थियों से यदि टीचर ये कह दें, एक डंडा भी मार दें, तो विद्यार्थी क्या कहते हैं, तू बाहर निकलना, बाहर देखेंगे तुमको हम, ठीक है, टीचर से बोल देते हैं ना। तो ये संस्कार कैसे ख़त्म होते जा रहे हैं। अब जो ख़त्म हो रहे हैं तो उनको सही करने का उपाय क्या है, केवल आपको वो बताने हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। और आधुनिकरण में कौन कौन बाधक तत्व है ये आपको बताना है। कौन कौन आधुनिकरण होने को रोकता है, मॉडर्नाइजेशन को कौन कौन रोकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ें जल्दी से। यदि पेज आपको क्लियर नहीं दिखे तो ऊपर जो 3 पॉइंट होते हैं ना, वीडियो में एकदम ऊपर होते हैं, जो इधर जो 3 पॉइंट होते हैं उनको क्लिक करना और हाई क्वालिटी का लेना, देख लेना। ठीक है, अब देखिए हेडिंग देखिए, भारत में आधुनिकरण की प्रक्रिया को गति देने के उपाय। तो गति प्रदान करने के उपाय कौन कौन से हैं आधुनिकरण के, मॉडर्नाइजेशन, और जल्दी जल्दी कैसे कैसे होगा। तो भैया अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करो, और क्या करो, लोगों को उनके मन के अनुसार जीने दो खूब सारा वो चला जाएगा, आधुनिकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो जैसे पेज आया करे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो पहले ही। ठीक है, चलिए ये देखें, ये सारे उपाय हैं जिनसे गतिशील और ज़्यादा हो जाएगा मॉडर्नाइजेशन, बहुत जल्दी मॉडर्नाइजेशन होने लगेगा। तो ये सारे यहाँ पर पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए जी। अब यहाँ आधुनिकरण से आप क्या समझते हैं, फिर वही बात जो अभी आपने पढ़ी है वहाँ पर पीछे, वही बात है। कोई दिक्कत कोई शक नहीं ना, कुछ नहीं होगा। चलो सॉरी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको भी हम आगे फिर बढ़ते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो आपने अभी पढ़ी हैं। ठीक है, पीछे के पेज में यहाँ शिक्षा और आधुनिकरण पर लेख लिखना है। तो शिक्षा का आधुनिकरण से मतलब संबंध स्थापित करना, बस वो आपको बताना है कि शिक्षा ने मॉडर्नाइजेशन में कितना सहयोग दिया, वो आपको बताना है। ठीक है, आप पढ़ ही चुके हो पीछे वाले पेजों में, आप लिख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए देखिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। शिक्षा ने मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या किया है वही सब यहाँ पर दे रखा है। चलिए हो गया, गुड। अभी देखिए यहाँ शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन, अभी आपने देखा था आधुनिकरण। अब शिक्षा से समाज में कैसा परिवर्तन होता है। भैया शिक्षा हो ना तो समाज में ऐसी चीज़ें आ जाएंगी कि लोग अपने हिसाब से अपनी बुद्धि का यूज़ करके काम करेंगे। फिर ये नहीं कि कोई भी ऐसे चाल नहीं चलेगा कि एक बकरी कुएं में गिरी, एक भेड़ कुएं में गिरी तो सारी भेड़ कुएं में गिरेंगी, ऐसा नहीं करेगा कोई। जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना वो अपनी बुद्धि का यूज़ करते हैं, और जो दुर्बुद्धि होते हैं जिनको बुद्धि नहीं है वो क्या करते हैं, एक ने कुछ कह दिया बस उसी के पीछे पीछे चले गए। हाँ वो सही कह रहा है, सही कह रहा है। भाई अपनी बुद्धि का यूज़ करो ना, तार्किकता से सोचो। और तार्किकता से सोचने की जो समझ होती है ना वो पढ़े लिखे लोगों में बहुत होती है ना। तो पढ़ाई ये सब करती है, आपके समाज में परिवर्तन लाती है। कैसे हमें अपने नैतिक संबंध बनाने हैं, कैसे हम लोगों के साथ व्यवहार करना है, कैसे बड़े बूढ़ों को जीना है, किस तरह से उनका ध्यान रखना है, सारी चीज़ इसमें आती हैं। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन तो लाती ही है शिक्षा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और समाज में जो परिवर्तन लाती है ना शिक्षा, वो हमेशा अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। लेकिन सामाजिक परिवर्तन जब शिक्षा लाती है अच्छा तो वो होता ही होता है। लेकिन कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन गुणे नहीं होते, वो शिक्षा की रेड़ मार देते हैं और अपने हिसाब से फिर काम करते हैं, फिर तो उसका हालत ख़राब ही है फिर ना। इस तरह आप देखना समाज में परिवर्तन किसे कहते हैं। इसमें लगा सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं विस्तार से वर्णन करना, विशेषताओं का। और सामाजिक परिवर्तन कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं।
समाज के जब आदर्शों में, उसकी संरचना में, उसके मूल्यों में, उसके रीति रिवाजों में, उसके 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 मूल्यों में, उसकी संस्थाओं में जब परिवर्तन आने लग जाए तो वही तो सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, वही आप लिख देंगे। सामाजिक जीवन के किसी भी पक्ष में कोई परिवर्तन हो जाए, सामाजिक जीवन के किसी पक्ष में कोई परिवर्तन हो जाए, वही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ओके। और ये हाँ, एक बात और, ये परिवर्तन हमेशा एक ही गति से नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही गति से परिवर्तन होते रहें कि आज ये व्यक्ति अच्छा तो कल भी अच्छा रहेगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। आज अच्छा तो हो सकता है कल खराब हो जाए। तो इस सामाजिक जो परिवर्तन होता है ना, वो रेखीय गति से नहीं होते, वो ऊपर नीचे होता, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी अच्छे कभी बुरे। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इसको, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो, इनमें किसी भी हेडिंग में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो समझाने वाली हो, कुछ भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं वगैरह बताई जा रही हैं। ठीक है, ये अनिवार्य नियम है और सामाजिक परिवर्तन की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि आज अच्छा हो रहा था कल भी अच्छा ही होगा। ओके, इतना जरूर है, जब परिवर्तन होता है तो होता चला जाता है, इतना जरूर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ दे रखा है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रतिमान कौन कौन से हैं। प्रतिमान यानी कि पैटर्न ऑफ सोशल चेंज कौन कौन से हैं, यहाँ ये बताया गया है। तो समाज में परिवर्तन कैसे कैसे हो सकता है, तो उसके 2-3 प्रतिमान हैं। कैसे? पहला है कि तकनीकी और औद्योगिक परिवर्तन, जब टेक्नोलॉजी में चेंज आए, है ना, या इंडस्ट्रियल पैटर्न में चेंज आए तो वहाँ पर समाज में परिवर्तन आता है। जो लोग कभी घर में बैठकर रोटियां खाते थे, लेकिन जब उनको काम की तलाश में शहर में चले जाते हैं तो अनेक प्रकार की इंडस्ट्री में काम करते हैं, अनेक प्रकार से वो काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। ठीक है, ये जो प्रतिमान होता है ना, ये सदैव कैसा होता है, ये सदैव इसका विकास ही होता है। मैकइवर और पेज ने 3 प्रतिमान बताए थे। ठीक है, पहला था तकनीकी एवं औद्योगिक परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा विकास होता है, टेक्नोलॉजी हमेशा आगे बढ़ती है, नीचे नहीं गिरती है। ठीक है, औद्योगिक परिवर्तन हमेशा ऊपर जाते हैं, नीचे नहीं जाते हैं। तो इसका जो हुआ ना, वो हमेशा अच्छी गति में होगा। परिवर्तन जो हुआ इसका यदि हम ग्राफ बनाए तो ऐसे करके जाएगा। ठीक है, बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। लेकिन वहीं दूसरे प्रतिमान की बात कर ली जाए तो ये क्या, ये उठेगा भी और गिरेगा भी। ठीक है, इसमें जो प्रवृत्ति होती है इसकी, वो बढ़ती भी है और घटती भी है, वो ऊपर भी जाती है और नीचे जाती है। इसलिए तो इसे उत्थान और पतन का पैटर्न बोलते हैं। सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, एक परिवर्तन तो ऐसा जो तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में होता है और हमेशा उसकी गति ऊपर की ओर रहती है, तेज रहती है, आगे बढ़ती है। लेकिन दूसरा प्रतिमान ऐसा जिसमें गति ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है, ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है। ठीक है, तो दूसरा परिवर्तन ऐसा कुछ समय के लिए ऊपर हो जाएगा, कुछ समय के लिए नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन। जैसे ये समझो कि समाज है। ठीक है, समाज है और कुछ समाज में पहले ऐसा होता था कि पहले माता पिता की सेवा करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि माता पिता की सेवा लोगों ने करना बंद कर दिया। पहले माता पिता की खूब सेवा की, फिर सेवा करना बंद कर दिया। फिर एक उनकी पीढ़ी में ऐसे लोग जो है माता पिता की फिर सेवा करने लगे, फिर ग्राफ उठा, फिर बंद कर दी सेवा। तो इस तरह से ये ग्राफ ऊंचा नीचा होता रहता है। सामाजिक परिवर्तन है ये, उतार चढ़ाव वाले। ठीक है, द्वितीय प्रतिमान था ये। आगे देखिए, अब ये देखिए तीसरा है तरंगीय प्रतिमान या चक्रीय प्रतिमान। ठीक है, तरंगीय प्रतिमान, चक्रीय प्रतिमान वो जो आज कोई काम हुआ, फिर दूसरे दिन चेंज हुआ, तीसरे दिन फिर वही काम हो गया। जैसे इसका एक उदाहरण दूँ आपको, चक्रीय प्रतिमान का उदाहरण दूँ इसका। इसमें क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे पहले की महिलाएं बनारसी साड़ी पहनती थी ना, बनारसी साड़ी 10-15 साल पहले बनारसी साड़ी पहनती थी, बहुत खुश होती थी, शादियों हमारी बनारसी साड़ी चढ़ी हैं, बड़ी खुश होती थी। तो जैसे बनारसी साड़ी उन्होंने पहनना शुरू किया, उसके बाद समय आगे बढ़ा, अब बनारसी साड़ी से सिल्क साड़ी और पता नहीं कौन कौन सी साड़ी स्टार्ट हो गई। लेकिन एक समय ऐसा है कि फिर से लोग बनारसी साड़ी पर आ गए, है ना, फिर से बनारसी साड़ी पर आ गए। तो ये पैटर्न जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, बीच में बंद हो गया, फिर वहीं आ गया। तो ये चक्रीय है कि जहाँ से आप निकले हो वहीं दोबारा पहुँच जाओ, जहाँ से आप निकले
जहाँ से आप निकले हो फिर कुछ समय तक दूसरे ठहरो फिर वहीं पहुँच जाओ, तो ये चक्रीय है, चक्रीय प्रतिमान है। ठीक है। और तरंगीय प्रतिमान कैसा? चक्रीय प्रतिमान तो दिख जाता है, लेकिन तरंगीय प्रतिमान ऐसा जो तुरंत हो जाए फिर हट जाए, फिर हो जाए फिर हट जाए, फिर हो जाए फिर हट जाए, ऐसा प्रतिमान। ओके। जैसे फैशन के दौर नए नए आते रहते हैं कि आज हमको लहंगा चुन्नी पहनना है, तो कल तुरंत ही नहीं यार लहंगा चुन्नी ठीक नहीं, सूट पहनेंगे, चलो सूट पहनो सब लोग। तो इस तरह के तरंगीय प्रतिमान। तो आपने देखा कुल 3 प्रतिमान होते हैं, 3 प्रतिमान होते हैं। एक होता है टेक्नोलॉजी वाला, जिसका ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है। दूसरा होता है उत्थान पतन वाला, जो ऊपर नीचे जाता है। तीसरा होता है तरंगी और चक्रीय वाला, तो तरंग में बहुत जल्दी फैशन बदलता है, और चक्रीय में जो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पहुँच जाता है। ठीक है। तो इस तरह से होते हैं प्रतिमान। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े फिर। ये देखिए यहाँ दिया है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। वही सामाजिक प्रक्रिया जो आप बहुत देर से सुन रहे हो, वही सामाजिक परिवर्तन जो आप बहुत देर से सुन रहे हो। ठीक है। पिछले 1.5 घंटे से भी यही सुन रहे हो। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बढ़े आगे। चलिए बढ़े आगे। चलिए अब यहाँ दे रखा है समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि परिवर्तन को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, कौन कौन से वो कारक हो सकते हैं जो समाज में होने वाले परिवर्तन को प्रभावित करें। भारतीय समाज की बात हो रही है यहाँ, देख रहे हो, भारतीय समाज की। तो भारत में देखना है, अब हमें अमेरिका नहीं जाना है, अब हमें कनाडा नहीं जाना है, हमको अभी ब्रिटिश नहीं जाना है, ब्रिटेन नहीं जाना है। ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है। कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं किसको? सामाजिक परिवर्तन को। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बढ़े आगे। ये देखिए प्रभावी कारक ये हैं। पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति। भाई वेस्टर्न सिविलाइजेशन जब आ जाता है ना तो बड़ा चेंज आता है अपने यहाँ पर। पहले कोई ऐसे अधरंगी लड़कियाँ थोड़े ना घूमती थी, आधे आधे कपड़े पहन के थोड़े ना घूमते थे, लड़कों को शर्ट उतारने के पैसे थोड़ा मिलते थे। आजकल तो सलमान खान शर्ट उतार तो उसको पैसे मिल जाते हैं, पिक्चरों में मिलते हैं नहीं। मॉडर्नाइजेशन है, वाह रे वाह मॉडर्नाइजेशन। तो पाश्चात्य संस्कृति का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है ये। तो ये कारक हैं जो यहाँ पर दे रखे हैं। पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति, औद्योगिकरण व नगरीकरण। ठीक है। ये परिवर्तन के बहुत बड़े कारण हैं भाई। चलिए आगे देखते हैं। सब कारण सिंपल हैं जिनसे आप रोज़ गुजरते हो, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी आपको किसी भी तरह की। ठीक है। चलिए ओके। चलिए अब देखो सामाजिक भारत में सामाजिक परिवर्तन किन किन क्षेत्र में हुए हैं। अब ये क्षेत्र पूछ रहे हैं तो भैया हर क्षेत्र में हुए हैं सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, हर क्षेत्र में हुए हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सब में हुए हैं। तो आप इनकी हेडिंग डालना, उनके बारे में लिखते चले जाना। तो सामाजिक परिवर्तन में क्या हुआ वो बता देना, आर्थिक परिवर्तन में क्या हुआ वो बता देना, पिछली समस्या को और अब की समस्या को लेकर साथ लिख देना। ठीक है। इस तरह से आपका पूरा ही हो जाएगा। ओके। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारे परिवर्तन दे रखे हैं कि भारत में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, ये सारे चार्ट में दे रखे हैं ना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन। ये सब आपको याद रह जाए तो ठीक है, नहीं याद रहे तो अपने हिसाब से लिख देना, क्योंकि सब वही चीज़ें हैं जो आप रोज़ देख रहे हो। ठीक है। अभी इन्हीं को हेडिंग के रूप में लिख दिया गया है, बस और कुछ नहीं हुआ इसमें। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यही परिवर्तनों की वही हेडिंग्स हैं, देखो। ये देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वही हेडिंग्स हैं जो अभी आपने देखी थी, उसी चार्ट में जो थी वही सब हैं। ठीक है। हमको नहीं लगता इन सबको आपको अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, इनको तो आप सब बना के लिख सकते हो आराम से। ये देखिए ओके, लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से फटाफट से, फिर आगे बढ़ें।
गुड। इसको लीजिए। मतलब एक छोटे से प्रश्न को इतना बड़ा करके इन्होंने बताया है, खूब बड़ा कर दिया, खूब बड़ा। अब लो, आप कितना पढ़ सकते हो पढ़ो, लेकिन आपको अपने हिसाब से लिखना है। आप चाहो तो पूरी रामायण लिख सकते हो इन पर, ऐसे ये पॉइंट्स हैं। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए या हाई क्वालिटी करके। राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। यहाँ राजनीतिक जीवन में परिवर्तन की बात की गई है। अभी आपने देखा आर्थिक सामाजिक, अभी राजनीतिक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जो हाईलाइट किया है ना, सबको पढ़ लेना, जिससे आपको एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या क्या लिखना है हमको। ठीक है, अब इसमें सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन है। हाँ, तो सांस्कृतिक जीवन का मतलब आपके धर्म और नैतिकता से संबंधित है ना। तो देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी, फिर आगे बढ़ें। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग जल्दी से। ये सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन के बारे में बात की गई है। ठीक है, यहाँ सांस्कृतिक जीवन की बात है, मतलब धर्म और नैतिकता की बात हो रही है वहाँ। ओके, इसकी बात करें हम, इसकी। ठीक है, चलिए ये देखिए अब। ओके, गुड। अब देखिए सामाजिक परिवर्तन के अवरोधों की विवेचना करनी है यहाँ पे। अवरोध यानी कि जो समाज में होने वाले परिवर्तन को रोक रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में देखना है कि कौन कौन रोक रहा है सामाजिक परिवर्तन को। तो भैया एक तो ये डर रहता है कि यार यदि ये कुछ हो गया तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। जैसे कि सपोज करो, एक गांव है, गांव में किसी ने कह दिया कि आपकी बेटी पढ़ना चाहती तो क्यों शहर नहीं भेज देते, आप शहर भेज दो ना, दिल्ली भेज दो ना, दिल्ली भेज दो। तो घर वाले कहते हैं नहीं भैया हम नहीं भेज सकते, हमने सुना है दिल्ली में बड़े बुरे बुरे काम होते हैं, हम नहीं भेज सकते। दिल्ली में निर्भया जैसा हत्याकांड हुआ है, दिल्ली में आए दिन रेप होता है, दिल्ली में परेशानी आती हैं, हम नहीं भेज सकते। तो एक अब उनको पूरी वो परिचित नहीं है दिल्ली से कि दिल्ली में क्या क्या होता है, लेकिन एक डर है क्योंकि उन्होंने सुना है कि वहाँ ये गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो अपरिचितता और भय ये समाज में होने वाले परिवर्तन को रोकता है। क्योंकि यदि वो बच्चे को भेज देते हैं तो बच्चा पढ़ लेकर हो सकता है अच्छा बन के आए, कोई जॉब कमा के लाए, तो समाज में परिवर्तन हो, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति बने, अच्छी बने। लेकिन एक डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाएगा, इसलिए नहीं चाहते कि परिवर्तन हो। तो ये अवरोध है सामाजिक परिवर्तन में, अपरिचितता और भय। आगे देखिए, कमियों के प्रति असहनशीलता। यदि कुछ गलत हो गया तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, है ना। कुछ कमी कर दी लड़की ने तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आए दिन आजकल तो तमाम लोग ऐसे मिल रहे हैं जो लड़कियों को बहका रहे हैं, लड़कों को बहका रहे हैं। कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ जो हैं ये अवरोध हैं, ये रुकावट हैं सामाजिक परिवर्तन में। ओके, और काफ़ी हद तक सही भी हैं, सही भी हैं ये काफ़ी हद तक, क्योंकि हाँ भाई जिस चीज़ के पीछे आप निश्चित नहीं हो वो कहीं ना कहीं दुख दे जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ हम जो बोलते हैं हमारी व्यक्तिगत राय है, कोई अपने ऊपर अपने दिल पर मत ले लेना। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करते हैं सही बात बताने की आपको। ठीक है, ये मत सोच लेना कि हमने किसी के लिए कुछ बोल दिया तो आप अपने दिल पर ले जाओ। दिल पर नहीं, एक जेन्युइन बात बोलते हैं हम, जो हम समाज में देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ें। अरे भैया क्या हो गया जय। अब देखिए, ये देखिए अध्याय 12, यहाँ सामाजिक गतिशीलता के बारे में कहा गया है। आपने सामाजिक स्तरीकरण देखा, आपने शिक्षा की व्यवस्था वहाँ देखी, सामाजिक परिवर्तन देखा। अब ये सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। गतिशील कैसे होता है समाज? क्या समाज आगे पीछे हो जाता है? क्या भागता दौड़ता समाज? हाँ भैया ऐसा ही है, समाज में गतिशीलता आती है। गतिशीलता कैसे होती है? कभी समाज में अपवर्ड गतिशीलता आती है, कभी डाउनवर्ड आती है। कभी समाज में क्षैतिज आती है, कभी हॉरिजेंटली आती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर समाज के रूप दे रखे हैं। सामाजिक गतिशीलता क्या होती है कि अभी जो व्यवस्था चल रही है समाज की, उस सामाजिक ढांचे में जो भी परिवर्तन आ रहा है उसे कहते हैं सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, सामाजिक ढांचे में जो भी परिवर्तन आ रहा है
सामाजिक ढांचे में जो भी गति हो रही है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। ओके, जैसे एक निम्न पद पर बैठे हुए व्यक्ति का उच्च पद पर चयन हो जाना। जैसे एक लड़का कांस्टेबल था कुछ दिन पहले ना, लेकिन उसने यूपीपीसीएस का पेपर दिया, वो एसडीएम बन गया। तो सामाजिक गतिशीलता है, कांस्टेबल था, एसडीएम बन गया, ऊंचे पद पर पहुंच गया। ओके, तो सामाजिक गतिशीलता है ये। अब सामाजिक गतिशीलता के अनेक रूप हो सकते हैं। ये देखिए, अपवर्ड, डाउनवर्ड। अपवर्ड का मतलब क्या है कि वो गतिशीलता जो ऊंचे स्तर पर हो, वो गतिशीलता जो ऊंचाई पर पहुंचाने वाली हो। कि जब हमने आपको बताया कांस्टेबल था, अब बन गया एसडीएम, तो ये कैसा हुआ, ये अपवर्ड हुआ। समाज का जो गतिशीलता हुई वो अपवर्ड हुई, ऊंची हुई, ठीक है, अपरमुखी हुई, वो ऊपरमुखी। लेकिन अधोमुखी क्या है, अधोमुखी क्या है कि एक एसडीएम था, उसने खूब घूस ले ली, खूब पैसे ले लिए, अब उसको बना दिया वहाँ के लोगों ने चपरासी कि तुम चपरासी लायक हो। ये होगी डाउनवर्ड। क्या हो गई, डाउनवर्ड गतिशीलता, ठीक है। नीचे देखिए, यहाँ देखिए नीचे वाली लाइनों में, एक होती है समतल गतिशीलता और एक होती है शीर्षात्मक गतिशीलता। समतल यानी कि हॉरिजेंटल, और शीर्षात्मक यानी कि वर्टिकल। एक हॉरिजेंटल मतलब ये क्षैतिज, वर्टिकल यानी कि यो। मतलब क्या है, मतलब ये है कि सपोज़ करो आपके यूपी में आगरा ज़िला है, ठीक है, आगरा ज़िला है। यहाँ का कोई एसडीएम है, कोई भी एसडीएम या डीएम या कोई बोल सकता है। सपोज करो यहाँ के डीएम है, यहाँ के डीएम प्रभु एन सिंह है, ठीक है, प्रभु एन सिंह यहाँ के डीएम है। यदि आगरा के डीएम को लखनऊ का डीएम बना दिया जाए, यहाँ भी डीएम है और यहाँ भी डीएम है, दोनों तरफ डीएम ही तो है वो, है ना, यहाँ भी कलेक्टर है, यहाँ भी कलेक्टर है। यदि आगरा के डीएम को लखनऊ का डीएम बना दिया जाता है, तो ये जो गतिशीलता हुई है, ये कैसे हुई, ये हुई क्षैतिज। इनके पद में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, पद में कोई परिवर्तन नहीं है इसमें केवल स्थान को बदल दिया गया। यहाँ से आगरा से पहुँचा दिया गया लखनऊ, ठीक है, केवल स्थान परिवर्तन जहाँ हो वो कैसी होती गतिशीलता, वो होती क्षैतिज, हॉरिजेंटल। लेकिन जब यहाँ पे रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो कांस्टेबल है, यहाँ रहने वाला व्यक्ति कोई कांस्टेबल है, लेकिन उसी कांस्टेबल को रजिस्ट्रार बना दिया जाए, ठीक है, रजिस्ट्रार बना दिया जाए, तो ये कांस्टेबल था यहाँ और फिर इसको रजिस्ट्रार बना दिया गया, तो ये कैसी गतिशीलता है, ये है वर्टिकल, ठीक है। कैसी है, वर्टिकल। ओके, कैसी है, शीर्षात्मक। ओके, तो समतल वो होती है जो केवल क्षेत्र परिवर्तन किया जाए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया जाए, बस पद में कोई परिवर्तन न किया जाए। लेकिन शीर्षात्मक वो होती है जो क्षेत्र किया जाए न किया जाए मतलब नहीं रखता, लेकिन पद में ऊंचाई कर दिया जाए, पद में ऊंचा या नीचा कर दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये। ओके, गतिशीलता का मतलब यही है, समाज में सामाजिक ढांचे में कैसी भी गति हो जाए, चाहे ऊंची हो, नीची हो, और क्षैतिज हो, या फिर शीर्षात्मक हो, कैसी भी हो, ठीक है, खड़ी हो या पड़ी हो, कैसे ऊपर होनी चाहिए, वही गति है। चलो आगे देखिए, ये देखिए यहाँ समतल सामाजिक गतिशीलता देखिए जो हॉरिजेंटल होती है। हॉरिजेंटल में कैसे, जैसे आगरा यूनिवर्सिटी के कोई रजिस्ट्रार हैं ना, उनको लखनऊ यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार बना दिया जाए, तो कैसे होगी, समतल गतिशीलता। आगरा यूनिवर्सिटी का कोई रजिस्ट्रार है और यहाँ पर दूसरी किसी भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार बना दिया गया, तो समतल है। यहाँ पद में कोई चेंज नहीं किया, केवल स्थान में चेंज किया है। लेकिन जब शीर्षात्मक बात आ जाए, वर्टिकल की बात आ जाए, तो यहाँ का जो रजिस्ट्रार है ना, आगरा में जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार है, यदि उसको उप कुलपति या कुलपति नियुक्त कर दिया गया, उप कुलपति बना दिया गया, तो उसका पद बढ़ गया मतलब वर्टिकल सोशल हो गया ना, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी हो गई। ओके, पद बढ़े तो वर्टिकल सोशल मोबिलिटी है, और केवल क्षेत्र बढ़े, क्षेत्र चेंज हो तो हॉरिजेंटल है। ओके, तो यहाँ सारी चीज़ दे रखी हैं, आप देखिए, इसको सॉल्व लीजिए, फिर आगे बढ़ते हम लोग। चलिए, ये देखिए गतिशीलता के कारक क्या क्या हो सकते हैं। हाँ,
ये देखिए सामाजिक गतिशीलता के कारक क्या क्या हैं, घटक क्या क्या हैं। सामाजिक गतिशीलता होती क्यों है, गतिशीलता आती क्यों समाज में? देखो समाज का स्वरूप कैसा है उसके हिसाब से आती है। समाज का स्वरूप बंद भी होता है और खुला भी होता है ना। बंद स्वरूप होता है जिसमें कुछ ही तरह के लोग कुछ ही जगह पर रहकर बंद हो जाएं बस, ठीक है। जहाँ पर किसी को ऊंच माना जाता है, किसी को नीचा माना जाता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में माना जाए, चाहे जाति के आधार पर माना जाए, चाहे पैसे के आधार पर माना जाए, चाहे किसी भी आधार पर माना जाए। लेकिन ऐसा समाज जहाँ पर ऊंच और निम्नता की बात की जाए, जहाँ उच्च पद और निम्न पद की बात की जाए, जहाँ ब्राह्मण और शूद्र और इस तरह से बात की जाए, तो वो बंद समाज है। उसकी एक अपना एक एरिया निर्धारित हो जाता है कि इतनी जगह में इतना काम होना है बस। लेकिन जो खुला समाज होता है ना, उसे ऊंच नीच जाति बरादरी से कोई मतलब नहीं होता। जो जैसा ठीक है अपने हिसाब से सब जी रहे हैं, वो खुला समाज होता है, ठीक है। इसमें भी गतिशीलता आती है। ये घटक हैं इसके। ओके, आगे देखिए। शासन व्यवस्था, समाज की आर्थिक व्यवस्था, ये सबका बड़ा प्रभाव पड़ता है सामाजिक गतिशीलता पर। कुछ भी समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है थोड़ा समझाने पर ही। चलिए ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नीचे देखिए प्रश्न। शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का सबसे मुख्य कारक एवं साधन है। इसको आप सिद्ध कर रहे हैं ना, या फिर कहो कि शिक्षा और गतिशीलता के संबंधों को आप स्पष्ट कर पाओ, ऐसा करो। मतलब ये है कि शिक्षा से क्या होता है, शिक्षा से समाज में गतिशीलता कैसे आ जाती है। तो वही बात जो सामाजिक परिवर्तन रहती है, टोटली वही बात है कि जो जितना पढ़ा लिखा होगा उतना उच्च पद पाएगा, उतने हिसाब से दिमाग से काम करेगा, उतने हिसाब से वो अपने जीवन यापन करेगा, उतने हिसाब से वो समाज को, समुदाय को चलाएगा, ठीक है। तो वही सब बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। चलिए इसमें भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे 5th यूनिट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर दे रखा है शैक्षिक अवसरों की समानता का क्या अर्थ है। यानी कि जो शैक्षिक अवसर होते हैं ना, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी हैं, उनमें समानता का अर्थ क्या है, इक्वलिटी क्या है उनमें। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में इक्वलिटी क्या चीज़ है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो शैक्षिक अवसरों में समानता कैसे आती है, इस बात के लिए भैया सब लोग विचार कर रहे हैं। कोठारी आयोग ने कहा, 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा, उसके अलावा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने कहा, उसके अलावा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने कहा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया उसने कहा, सब ने एक ही बात कही कि समान शिक्षा का दो, समान शिक्षा दो। तो ये समान शिक्षा के बारे में यहाँ पर सारी बातें बताई गई हैं। और अपना जो संविधान है वो भी आर्टिकल 14 में कहता है कि सबके लिए समान बात होगी, समान कानून होगा, समान शिक्षा होगी, है ना, सारी बात कहता है। तो यहाँ पर शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में बताया गया है कि शैक्षिक अवसरों की समानता कैसे कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, पहले तो शैक्षिक अवसर के बारे में बताना है कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद आप संविधान को थोड़ा पकड़ लोगे, उसके हिसाब से यहाँ पर लिखते चले जाओगे, ठीक है, कि हमारे संविधान में किस किस चीज़ पर समानता बताई गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, है ना, ये तो न्याय की बात की गई। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता हो गई। और क्या, अवसर की समता, अवसर की समता की बात तो हमारे संविधान में भी की गई है। तो आप ऐसा बता सकते हो संविधान में हमारा संविधान कब लागू हुआ, उसमें कब से ये बात रखी गई, ये सारी बात आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, आवश्यकता क्यों पड़ी शैक्षिक अवसरों की समानता की, तो यहाँ सब दे रखा है कि भैया वर्ग भेद को समाप्त करने के लिए आवश्यकता पड़ी, जनतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी, है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि यदि एक हाई कैटेगरी वाले, हाई कास्ट वाले लोगों को या पढ़ाते रहो, तो जो SC ST OBC में आते हैं ना, कहीं ना कहीं उनको बड़ा दुख होगा। दुख क्या होगा, फिर उन्हें वैसे ही प्रताड़ित किया जाता रहा और प्रताड़ित किया जाएगा। इसलिए संविधान में ये लिखा गया कि भैया सबको समान अवसर मिलेगा शिक्षा का, और शिक्षा के आधार पर ही लोग आगे बढ़ेंगे। शिक्षा के आधार पर आप अपने पद को प्राप्त करेंगे, और जब शिक्षा के आधार पर पद प्राप्त करोगे तो आपका सम्मान अपने आप ही समाज में बढ़ेगा, जिससे आपकी जनतंत्र की रक्षा होगी ही होगी, फिर आपको कोई प्रताड़ित करने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कहा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग।
बिल्कुल सिंपल है, चिंता नहीं करना कोई भी। चलिए जी, ये देखिए वही बात जो अभी हमने आपको बताई दी है। यहाँ तो वही आपको कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यही सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी आपको, जो आप पढ़ चुके हो कई बार। ठीक है, चलिए आपके पास ये किताब होगी ही, उसमें आप ऐसे हाईलाइट करते जाना और समझते जाना। यदि किताब नहीं हो तो आप इसमें से आराम से पढ़ ले सकते हो। हेडिंग्स को आप क्लियर कर लेना उस माइंड में। कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आराम से पूछ लेना। ओके, आगे बढ़े। चलिए, भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता की प्राप्ति के उपाय। अब शैक्षिक अवसरों की समानता की प्राप्ति कैसे होगी, क्या क्या उपाय इसके लिए किए गए, तो उन उपायों के बारे में बताया गया कि सबसे पहले कोठारी आयोग था, उसने सारी बात कही कि शैक्षिक अवसरों में समानता आपको लानी है तो पहले आपको फ्री एजुकेशन देनी होगी, अनिवार्य शिक्षा देनी होगी, फ्री एजुकेशन देनी होगी आपको 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, लेकिन इन्होंने पहले कहा कि 1 से 8 तक शिक्षा दी जाएगी। ओके, तो यही सब है। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर ये समानता की प्राप्ति के उपाय बताए जा रहे हैं, यहाँ सब उपाय हैं ये। यहाँ पर आप देख पाओगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ओके, ये सब देख पाओगे यहाँ। चलिए अब देखिए सामाजिक वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्यवहारिक सुझाव का। देखो शैक्षिक समानता को दूर करने के व्यवहारिक सुझाव और उनका सामाजिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, वही यहाँ दे रखा है कि क्या क्या प्रभाव पड़ेगा सामाजिक वृद्धि पर। चलिए जी, ओके स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलो जी बढ़ते हैं आगे। ये हेडिंग आप कर लोगे ना तो भी दिक्कत नहीं आएगी। हेड्स करना कुछ नहीं, याद कुछ नहीं करना आपको, रत्ती भर याद नहीं करना, केवल समझना है आपको। आप यदि समझ गए तो दिक्कत कुछ नहीं आनी है आपको, रत्ती भर दिक्कत नहीं आनी है, समझ गए तो ठीक है। बढ़िया आगे देखिए सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से समाज के वंचित वर्गों की शिक्षा। वंचित वर्ग कौन, जिन्हें शुरू से ही प्रताड़ित किया जाता रहा है, SC ST वाले, है ना, जो किसी भी तरह से परेशानी में है, जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड ग्रुप है। अच्छा ऐसा मत सोचना कि वंचित वर्ग में केवल ST ST OBC आते हैं, ऐसा नहीं है। वंचित वर्ग में वो लोग भी आते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो सवर्ण है लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, बहुत होशियार है लेकिन फिर भी पैसा नहीं है, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते ना। वंचित वर्ग में वो सब आते हैं जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी दृष्टि से वंचित हों, वो सब वंचित आते हैं। हालांकि वंचित वर्ग की व्याख्या अपने संविधान में नहीं की गई। वंचित वर्ग की व्याख्या जो सामाजिक और सांस्कृतिक या आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्ग हैं, जो डिप्राइव्ड ग्रुप हैं, उनको डेफिनेशन नहीं दी गई किसी भी तरह से अपने संविधान में। लेकिन जो भारतीय शिक्षा आयोग हुआ 1964-66 कोठारी आयोग, उसने सारी बात कही वंचित वर्ग के बारे में, ठीक है, लेकिन संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। तो उन्होंने क्या क्या परिभाषा दी, क्या क्या कहा, ये देख लीजिए यहाँ। जैसे यहाँ देखिए सामाजिक वंचित वर्ग कौन से होते हैं, जैसे कह दिया तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैसे हो, तुम शूद्र हो, जाति बिरादरी के हिसाब से, है ना। सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित वर्ग के लोग कैसे होते हैं कि कुछ लोग तो मंदिरों में पूजा प्रार्थना इत्यादि सब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग वहाँ पूजा करने झांकते तक नहीं हैं, है ना। कुछ लोग पूजा पाठ जो करते हैं ना, वो अच्छे नक्शे कदम पर चलते हैं और उन्हीं का अनुसरण फिर दूसरे लोग करते हैं, और जब उनका अनुसरण दूसरे लोग करते हैं तो वो भी उसी प्रकार के बन जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो भी इन्हीं के तरह नैतिक कर्म करने वाले हो जाते हैं, भगवान को मानने वाले, अच्छे कार्य करने वाले, परोपकार करने वाले बन जाते हैं, ठीक है। और आर्थिक दृष्टि से वंचित लोग कैसे होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके जो जीवन निर्वाह करने में जिनको दिक्कत आ रही है वो, ओके।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ दे रखी हैं वंचित वर्ग के बारे में। चलिए आगे चलिए। ध्यान रखिएगा संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, केवल ये आयोग जितने बने हैं वो सब इन बातों को कहते हैं। अब देखिए हेडिंग देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टि से वर्गों की विशेषताएं, इनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया। तो संविधान में इनका उल्लेख है। अब देखिए अनुच्छेद कौन कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, ये सारी चीज़ बोलते हैं ना। देखिए ये सब आप पॉलिटी में आराम से पढ़े होगे आपने, पॉलिटी में नहीं पढ़े तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टि से वर्गों की विशेषताएं क्या क्या हैं, संवैधानिक प्रावधान क्या है। जो अनुच्छेद 14 है वो समता का अधिकार देता है। आपको एक बात बता दूं, आपने मौलिक अधिकार अपने पढ़े होंगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं और ये न्यायालय में परिवर्तनीय हैं। यदि आपके अधिकारों को कोई हनन कर रहा है तो आप न्यायालय में जाकर, सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत आप रिट दायर करवा सकते हो। ठीक है, तो यह है मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद 14 है, ठीक है, 12 और 35 के बीच में है मौलिक अधिकार, 12 से 35 तक है। तो अनुच्छेद 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार है प्रत्येक नागरिक को। विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार है, यहाँ पर सब लोग समान हैं। किसी को धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं रखा जाएगा, सब समान होंगे यहाँ। 15वां कहता है इन सब के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। यह विधि के समान क्षमता है। 15वां धर्म, मूल, जाति, वंश के आधार पर क्षमता है। 16वां लोक नियोजन में क्षमता है। मतलब सब समता के हैं, ठीक है, समानता के अधिकार हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अनुच्छेद 12 और 13 में यहाँ राज्य की परिभाषा, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय आपके अधिकारों का संरक्षक है, ये कहा गया है। ठीक है, और फिर अनुच्छेद 14 से 18 जो आते हैं वहाँ क्या कहेगा, 14 से 18 में समता का अधिकार। फिर 19 से 22 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार बताता है यहाँ पर, तो यहाँ दे रखा होगा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये सब आपकी समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, और फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। वहीं जब हम लोग 25 से 28 की बात करें तो यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। देखिए यहाँ पर 26 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार तक हैं। ठीक है, अब शिक्षा आयोग ने क्या क्या संशोधनियाँ यहाँ पर डाली हैं, क्या क्या रिकमेंडेशंस डाली, वो यहाँ सब दे रखा है। ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हो। ठीक है, बीएड में भी आपने पढ़ा था, वही सब है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, इस टॉपिक में कुछ भी नया नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चलिए शैक्षिक कार्यक्रम में दे रखे हैं, यदि आपको समानता रखनी है सब में तो शैक्षिक कार्यक्रम की स्थिति इस तरह की होनी चाहिए, यहाँ दे रखी है। ये सब होना चाहिए, फ्री शिक्षा होनी चाहिए, निःशुल्क पुस्तकें बांटी जाएँ, निःशुल्क ट्रांसपोर्ट किया जाए, सारी चीज़ें ना, सब पॉइंट हाईलाइट है, सब पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं आनी आपको। अब देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति से क्या तात्पर्य है, संविधान में इनके विकास के लिए क्या प्रावधान है, ये सब यहाँ दे रखा है। संविधान में ये प्रावधान बहुत सारे, इनके लिए खूब सारे प्रावधान हैं, वंचित वर्गों के लिए, SC ST के लिए बहुत सारे प्रावधान। SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट और ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, यानी कि जनजातियाँ। और ये अनुसूचित जाति, SC को बोलते हैं अनुसूचित जाति और ST को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो इनके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, खूब सारे आर्टिकल इनके लिए बहुत कुछ बोलते हैं। अब इनके विकास के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं वो यहाँ सब दे रखा है। अनुच्छेद 15 के 1 में, 15 के 2 में, 15 के 4 में क्या क्या है। अनुच्छेद 17 बड़ा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। पहले अस्पृश्यता हुआ करती थी कि हम तुमको नहीं छुएंगे, तुमको छुएंगे तो हमको नहाना पड़ेगा, हमको गंगा जल छिड़कना पड़ेगा, ये होता था। लेकिन अनुच्छेद 17 में कहा गया कि सब समान हैं, किसी के साथ आप छुआछूत का व्यवहार नहीं कर पाओगे। अस्पृश्यता का अंत किया अनुच्छेद 17 ने। यदि आप छुआछूत रखते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी।
ठीक है, ये सब है। चलिए आगे बढ़िए। इन अनुच्छेदों को आप एक एक लाइन में देख लेना, बस ज़्यादा इसमें डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत इसमें ही पढ़े रह जाओ और सब पूरा पेपर भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा देखो और आगे बढ़ते चले हो, बस इतना करना है इसमें। ओके, चलिए। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित तथा जनजातियों के विकास के लिए सुविधाओं के प्रावधान का संक्षिप्त विवरण करना है। यानी कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए क्या क्या सुविधा प्रदान की गई हैं वो यहाँ पर दे रखा है। ओके, चलिए जी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े फिर जल्दी जल्दी से फटाक से। शैक्षिक योजना कौन कौन सी चलाई जा रही है? तो भैया छात्रवृत्तियों की सुविधा भी की गई है, हॉस्टल की सुविधा भी की गई है ना, अनुसंधान प्रशिक्षण के कार्यक्रम की सुविधा भी की गई है, उनके लिए सब कुछ किया गया है, सबके लिए किया गया है। समान, सब लोग समान हैं संविधान के अनुसार, ठीक है। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करो आप लोग, आराम से हाई क्वालिटी करके, ठीक है। इसमें तो ये जो यूनिट 5 है ना, पूरी पॉलिटी है इसमें, पूरी पॉलिटी, राजनीति शास्त्र से पूरा, केवल वही अनुच्छेद वगैरह सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पूरी रिट्स क्या होता है, सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। चलिए, शिक्षा संबंधी संस्तुतियाँ क्या क्या हैं अनुसूचित जाति के लिए। अब यहाँ पर ये बात हुई, अब देखिए भारतीय संविधान में नारी समानता के लिए क्या क्या बात की गई। तो भैया खूब सारे बातें गई हैं नारियों को समान रखने के लिए। क्या क्या कहा गया है, देखिए देखिए, पंचायती राज में स्त्रियां होनी चाहिए 1/3 पदों पर, नगरीय जो संस्थाएं होती हैं उनमें भी 1/3 होनी चाहिए, सारी चीज़ दे रखी हैं इसमें, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, अब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो था उसने स्त्रियों की शिक्षा के बारे में कौन कौन सी संस्थाएं यहाँ रखी वो भी यहाँ पे दे रखा है। अब बजने वाले थोड़ी बहुत देर में 11, हम सोच रहे हैं 11 तक पूरा ही फिनिश हो जाए, ठीक है। चलो, ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तक संशोधित शिक्षा नीति 1992 में नारी शिक्षा के बारे में क्या क्या कहा गया वो सब यहाँ दे रखा है, सब हाईलाइट पॉइंट है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, लिखते चले जाना यदि प्रश्न आपके सामने आ जाए तो। चलिए, ये आपका पेपर 202 था। कौन सा पेपर था? 202 हो गया क्या पूरा? ये पेपर था, इसकी 5 यूनिट कंप्लीट आपकी हो गई। ओके, 5 यूनिट आज ये पूरी कंप्लीट हो गई। अब ये वीडियो आपके पास कब तक पहुंचेगी हमको नहीं पता है, लेकिन नेट पूरा फूक जाता है इसमें, बड़ा मुश्किल से पहुंच पाती है ये, ठीक है। देखो, नारियों के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और छात्रावास योजना में सारी बातें कही गई हैं, ठीक है। तो देखते हैं कब तक ये वीडियो पहुंचती है आप तक। बस लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, पहले इसको पढ़ना पड़ता है, फिर आपके सामने ये रखना पड़ता है, फ़ोटो खींचने पड़ते हैं बहुत सारे, फिर आपके सामने रखना पड़ता है, फिर नेट पूरा फूक जाता है और नेट नहीं चलता फिर ज़रा भी, तो ये सारा काम आपके लिए करना पड़ता है। और आप लाइक और शेयर ना करो तो बड़ा दुख होता है यार, तो लाइक शेयर आप कर दिया करो इसको, ठीक है, बिना कुछ कहे बिना कुछ सोचे, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों की वजह से यहाँ बनती हैं, आप लोगों की वजह से इतनी रात में हमको मेहनत करनी पड़ती है, पहले खुद पढ़ना होता है फिर आपको पढ़ाना, यहाँ पर हम क्या आपको पढ़ाएंगे, खैर कोशिश करते हैं आपको केवल समझाने की, है ना। तो इतनी मेहनत हम करते हैं, तो इसका ध्यान रखा कीजिए आप थोड़ा सा, और लाइक शेयर कर दिया करो ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो जाए, और दूसरा ये हो जाए कि हमको भी थोड़ा अच्छा लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पेपर 202 फिनिश होता है, पेपर 202 MD 202 एमएड सेकेंड सेमेस्टर का। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, अच्छा ना लगे तो भी करना, ठीक है, तो भी लाइक करना, क्योंकि मेहनत बहुत की है और आपके लिए यही की है ठीक है। चलिए, और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, एक भी लाइन यदि समझ में ना आए, कोई लाइन समझ में नहीं आ रही हो आपको, कुछ भी कोई भी लाइन, तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करना और पूछ लेना,
हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे आपको समझाने का, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। ठाकुर जी सब ठीक करेंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय। राधे राधे, राम राम। बाय बाय। पूरे 1.25 घंटे की वीडियो हुई। चलिए बाय।